नमस्कार दोस्तों, राम राम सा। स्वागत है आपका न्यू इंडिया नव भारत निर्माण के इस ऑनलाइन मंच पर। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपसे पिछली बार ही बोला था कि 10 मार्च से पहले पहले हम आपको राजस्थान बजट जो 2020 और 21 वाला है उसे हम डिस्कस कराएंगे। तो मैं आपको एक ओवरऑल व्यू दे दूँ। देखिए, बजट में कोई बहुत विशेष बात नहीं होती, लेकिन जितनी भी हमारी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है उनमें 5 से 6 प्रश्न बजट से आएंगे। आप मान के चलिए जो आगामी एक साल में होने वाली जितनी परीक्षाएं हैं और आरएस प्री प्लस मेंस के साथ साथ में हमारा जो मोटिव अभी जो वर्तमान में जितनी परीक्षाएं होने वाली हैं वो हैं रीट, पटवार और कांस्टेबल है जो राजस्थान पुलिस में निकली हुई भर्तियाँ हैं। साथ ही में जूनियर इंजीनियर के जो फॉर्म हैं वो भरना शुरू हो गए हैं, जो 4 से लगभग 22 मार्च तक भरे जाएंगे। इसके अलावा असिस्टेंट कंजर्वेशन फोर्स, फॉरेस्ट कंजर्वेशन फोर्स की जो एक ग्रेड 1 की बहुत शानदार पोस्ट है। इन सभी के लिए बजट बहुत ही ज़्यादा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, तो उसे हम कवर करेंगे। कवर करने से पहले मैं आपको एक ओवरऑल व्यू बता देता हूँ कि बजट में जो ये आपका लेक्चर रहेगा ये एक नॉर्मल वीडियो है। जो बजट उन्होंने बनाया है, जो सरकारी बजट आया है वो 66 पेजों में आया है, बड़ी बड़ी PDF फाइल है उसकी। तो उसे हमने क्रश करके बिल्कुल 30 पेजेस में ही कर दिया है। तो इसमें भी आपको इसे सिर्फ सुनना है, देखना है अच्छे से, और इसमें आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत कतई नहीं है। बजट को पूरा कराने के साथ इसी वीडियो के हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF फाइल देंगे जिसमें सारे क्वेश्चन लिखे होंगे, क्वेश्चन और उनके आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर लिखे होंगे। आपको उन्हें बजट से लिंक करके तैयार करना है। उन क्वेश्चन के बाहर से बिल्कुल हमने उसे इस तरह से कराया है 0 से 360 डिग्री पर आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, सब कुछ कवर हो जाएगा। तो उन्हें हमने इसी तरह से डिज़ाइन किया है। लेकिन बजट पढ़ाने के पीछे जो हमारा उद्देश्य है, आपको इसकी पृष्ठभूमि से और इस सरकार की जितनी भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जो 1 वर्ष में अपने नागरिकों को उपलब्ध कराएगी, उससे अवगत कराना है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। बजट, देखिए, बजट का जो पॉलिटिकल वो है व्यू, वो आपको ओमकार सर पढ़ा देंगे कि संविधान में क्या व्याख्या है, बजट कहाँ से है, ये शब्द हमने कहाँ से लिया है और कब इसे हमने शुरू किया था। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि माननीय जो गहलोत साहब हैं, मुख्यमंत्री गहलोत जी, अभी वो वित्त मंत्री भी हैं। तो राजस्थान की विधानसभा में 20 फरवरी को बजट को पेश किया गया है और इस बार बजट को 7 चरणों में पेश किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला चरण है निरोगी राजस्थान, जो इस बजट की थीम भी थी, ध्यान रखिए आप इस बात को। और मैं आपको ये बात और बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इस निरोगी राजस्थान का जो स्कीम है, इसे भी जो हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 1 से 5वीं तक की किताबों में, इस पाठ्यक्रम में अनिवार्य कर दिया है, ताकि हमारी जो भावी पीढ़ी है उसे इस योजना से अवगत कराना और जागरूकता बढ़ाना स्वास्थ्य के प्रति। और दूसरी है संपन्न किसान। तीसरा जो चरण है हमारा महिला बाल एवं वृद्ध कल्याण। चौथा है सक्षम मजदूर, छात्र, युवा, जवान। पांचवा है शिक्षा का परिधान। और छठा है पानी, बिजली व सड़कों का मान। और सातवां है कौशल व तकनीक प्रधान। तो राजस्थान बजट 2020-21 आपके सामने बिल्कुल पेश है। इस तरह से थीम निरोगी राजस्थान है और जो पहला चरण है हमारा, उसे आपको मैं बता चुका हूँ कि निरोगी राजस्थान है। जैसे कि हमारी जो सदियों पुरानी एक कहावत है, आपको याद होगी कि पहला सुख क्या है? पहला सुख निरोगी काया। तो जो स्वस्थ है वो सबसे मस्त है। तो जो स्वस्थ राजस्थान को समर्पित करते हैं इसे, और यही हमारी असली पहचान है। महात्मा गांधी जी ने भी स्वास्थ्य को सोने चांदी से ज़्यादा मूल्यवान बताया है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें जो मुख्य मुख्य प्रावधान है, और इसे आपको एक कहानी और एक कथा की तरह ही पढ़ना है। जैसे मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ तो आप वीडियो को एक बार देख लीजिए, बस पूरा, घंटे भर से ज़्यादा ये वीडियो होगा नहीं, लेकिन इसमें आपका सारा कुछ कवर हो जाएगा। फिर जो हम क्वेश्चन देंगे उनके अलावा आपको बाहर कोई भी परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है। वो क्वेश्चन की PDF फाइल इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बिल्कुल फ्री और निःशुल्क मिलेगी। वीडियो भी फ्री है आपके लिए। तो शुरू करते हैं। देखिए, निरोगी राजस्थान में जो सरकार का बजट का प्रावधान था, चिकित्सा व स्वास्थ्य से जुड़े सभी विभागों हेतु वर्ष 2020-21 में
14,533 करोड़ और 37 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये राशि जो आपको दिख रही है, इसे आप एक अंदाजे से मान लीजिए कि लगभग 14,500 करोड़ इस बार बजट में स्वास्थ्य के लिए खर्च किए जाएंगे। तो अगली जो लिखा हुआ है यहाँ पर, दिसंबर 2019 में निरोगी राजस्थान को प्रारंभ किया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही, और उसमें 100 करोड़ रुपए का एक उन्होंने निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष के गठन को मंजूरी दी थी। अब देखिए, क्वेश्चन में तो मैं लिखूंगा ही, मैं आपको बता रहा हूँ निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष का गठन किसके द्वारा किया गया है। तो आप यूं ना सोचें कि ये स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा करेंगे इसे, ये माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने किया है, क्योंकि उन्होंने बजट में खुद बताया था। और इसका जो फंड है वो 100 करोड़ रुपए रखा गया है। तो 100 करोड़ में कौन कौन सी बातें शामिल होंगी इसमें? प्रत्येक जिले को इसी 100 करोड़ रुपए में से प्रत्येक जिले को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और वो किस काम के लिए होंगे? वो सिर्फ बेहतर प्रबंधन के लिए और निरोगी राजस्थान का जो हमारा उद्देश्य है उसका प्रचार करने के लिए, लोगों को जागरूक बनाने के लिए, लोगों में जागरूकता फैलाने हेतु, और दूसरा क्या है, संगोष्ठियां आयोजित कराने हेतु। तो ये इसका मुख्य मोटिव रहेगा। और जैसे कि प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क जांच योजना, जनता क्लिनिक, आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा, इस तरह की जो मुहिम चला रखी है, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो हमारी सरकार है उसकी प्रतिबद्धता को जाहिर करती है। और ये जो आप देख रहे हैं 100 करोड़ रुपए निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष, ये भी उसी में ही एक मील का पत्थर साबित होगा। तो इसके उपयोग के लिए दिशा निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे कि 100 करोड़ रुपए में जो 33 जिलों को हम 33 करोड़ तो दे देंगे, बाकी पैसों का किस तरह से सदुपयोग किया जाएगा, तो इसका अभी दिशा निर्देश जारी किया जाना बाकी है। चलते हैं आगे। देखिए, निःशुल्क दवा योजना में कैंसर, किडनी व लीवर की दवाइयों को भी शामिल किया गया है। तो अब कुल दवाइयों की जो संख्या हो गई है वो 709 हो गई है। आपको याद हो तो पिछली बार 606 प्रकार की दवाइयाँ थी पिछली सरकार तक, लेकिन इस बजट में 709 दवाइयाँ कर दी गई हैं। तो इसमें आप ध्यान में रखिए, ये सरकार का प्रमुख उद्देश्य है जिसकी सराहना देश नहीं विदेशों में भी हुई है, क्योंकि निःशुल्क जो दवा योजना है राजस्थान में, वो मतलब पूरी दुनिया में एक चर्चा का विषय बनी है कि इतनी सारी आवाम होने के बावजूद भी ये स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जैसे यूरोप में जो छोटे छोटे कंट्री हैं, आप स्कैंडिनेवियन कंट्री देखेंगे, फिनलैंड वगैरह, ये राजस्थान क्या है, मतलब पूरा पश्चिमी जो हमारे जयपुर, जोधपुर जैसे शहर हैं उनसे भी छोटे हैं ये। तो ये राजस्थान में जैसे कि अब 7 करोड़ आवाम को आप मान के चलिए, इन लोगों के लिए सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क दवा योजना देना एक बहुत बड़ी बात है किसी भी सरकार के लिए। तो इसे आप ध्यान में रखिए। और प्रदेश के संपूर्ण चिकित्सा परिवार के लिए सम्मान की बात है। ये मुख्यमंत्री जी के ही शब्द थे कि मैं राज्य के सभी चिकित्सकों और नर्सिंग कर्मियों, फार्मासिस्टों और संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को बधाई देता हूं। साथ ही आह्वान करता हूं कि वे बजट को, हमारे संकल्प को, निरोगी राजस्थान के सपने को साकार करने में अपना योगदान दें। तो उनकी जो महत्वाकांक्षा है प्रदेश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे ले जाने की, से जाहिर होती है। चलते हैं, अगला जो एस्पेक्ट है हमारा, अगला एस्पेक्ट है, देखिए 6 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। श्री गंगानगर, अलवर, बारां, बांसवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, इनको तो मंजूरी मिल चुकी है, इन पे काम भी शुरू हो चुका है, आप ध्यान रखिए। और कुल जो प्रस्तावित किए हैं वो हैं 15 कॉलेज। तो 15 कॉलेजों में से 6 कॉलेजों को मंजूरी मिल चुकी है, तो इसे आप ध्यान में रखिए। और ये भी एक बहुत सराहनीय कदम होगा। तो 4 वर्षों में, अगले 4 वर्षों में, यानी कि अगली सरकार बदलेगी उसी से ही ये कार्य पूर्ण कराया जाना है, पूर्ण कराना है। तो ये उनका संकल्प है कि अगली सरकार बदलने से पहले ही इन कार्यों को पूर्ण कराया जाना ज़रूरी है। और 5,000 करोड़ इसके लिए पूरा बजट है, जिसमें से केंद्र सरकार 60% देगी और राज्य सरकार जो हमारी राजस्थान सरकार है वो 40% देगी। अर्थात ये 2,000 और 3,000 के बॉन्ड में आएगा पैसा। तो आप इसे ध्यान में रखिए। साथ ही में जो गहलोत जी हैं उन्होंने मिलावटखोर खाद्यान्न उत्पादनों पर भी जो एक शिकंजा कसने के लिए, इसके लिए अलग से प्रावधान किए हैं। और साथ में अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर किया है ये बोल करके
कि मिलावटखोरों को भी बख्शा नहीं जाएगा। एक हर जिले में एक पृथक अथॉरिटी का गठन किया जाएगा, पृथक अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। और साथ ही में मिलावटी पदार्थों की जांच के लिए एक टेस्टिंग लैब भी होगी हर जिले में। और लैब के जो जो भी परिणाम आएंगे सैंपल के, उससे ये रिपोर्ट ऑनलाइन दी जाएगी और मिलावटखोरों के विरुद्ध त्वरित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। तो इसे आप ध्यान में रखिए, ये भी एक एस्पेक्ट है। इसके बाद हम चलते हैं, जो अगला है हमारा एसएमएस हॉस्पिटल सवाई मानसिंह हॉस्पिटल है जयपुर में। चिकित्सा महाविद्यालय में लीवर ट्रांसप्लांट की सुविधा प्रारंभ करने हेतु गैस्ट्रो सर्जरी विभाग की स्थापना की गई है। तो देखिए, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलेरी साइंस न्यू दिल्ली के बीच में, और जो हमारा ये सवाई मानसिंह अस्पताल है इनके बीच में। तो राज्य सरकार की इसमें बहुत अहम भूमिका रही है, तो इसे आप ध्यान में रखिए। साथ ही में इसके और ज़्यादा विकास के लिए यहाँ पर इन्होंने कुछ असिस्टेंट गेस्ट फैकल्टी का भी प्रबंध किया है, जिसके लिए शुरू में 4 पद स्वीकृत किए गए हैं। और जूनियर रेजिडेंट के लिए लगभग 69 पदों को सीनियर रेजिडेंट में प्रमोट किया गया है, यानी प्रमोशन किया गया है जो जूनियर थे, क्योंकि अनुभव के आधार पर उन्हें प्रमोशन दिया गया है ताकि वो अपनी विशेष भूमिका निभा सकें। और जयपुर सवाई मानसिंह हॉस्पिटल है, यहाँ पर देश की दूसरी और राज्य की पहली एक सफलतापूर्वक हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। हार्ट ट्रांसप्लांट की जो सुविधा है वो खाड़ी देश से भी आज हमारे देश में इलाज के लिए लोग आते हैं। तो इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने स्वयं उस टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया है जिन्होंने प्रदेश का नाम ऊंचा किया है। तो इसमें ये मुख्य बातें हैं। सवाई मानसिंह हॉस्पिटल है, देखिए यहाँ पर न्यूक्लियर मेडिसिन की भी स्थापना की गई है, न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट की भी स्थापना की गई है, जिसमें लगभग 20 करोड़ रुपए इनके व्यय किए जाएंगे सरकार द्वारा। और 10 करोड़ रुपए की लागत से डिजिटल सब्सट्रैक्टिंग एंजियोग्राफी मशीन लगाई जाएंगी। तो ये जयपुर में कैंसर के उपचार के लिए उच्च श्रेणी का अस्पताल होगा। राज्य कैंसर संस्थान बनकर तैयार है और हाल ही में यहाँ पर ओपीडी प्रारंभ कर दिया गया है। और अगले वित्तीय वर्ष में ये संपूर्ण आधुनिक उपकरणों और लीनियर एक्सीलेटर, मॉड्यूलेटर, ऑपरेशन थिएटर के साथ सुचारू रूप से चलाया जाएगा। तो यहाँ पर भी जो इस न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट है, यहाँ पर भी 3 और 2 के अनुपात में जो सहायक फैकल्टी हैं और सहायक जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, जानकार होते हैं इस तकनीकी के, उन्हें नियुक्त किया जाएगा। तो इसे आप ध्यान में रखिए। अगला है ये आयुर्वेद और होम्योपैथिक से संबंधित है। वर्तमान में देश में देखिए, ये हमारे प्रदेश में एक भी राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय नहीं है, तो उसी को देखते हुए प्रदेश में पहला राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय स्थापित किया जाएगा। जोधपुर में काम शुरू हो चुका है फ्रेंड्स, और अगला जो चरण है वो प्रस्तावित कर चुके हैं अजमेर में, ये द्वितीय चरण में होगा। और जोधपुर में ये काम प्रारंभ हो चुका है, तो आप इसे ध्यान में रखिए। और इसके लिए जो कुल लागत है वो 18 करोड़ रुपए का इसमें बजट लगेगा, तो इसे आप ध्यान में रखिए। सीकर जिला मुख्यालय, वहाँ पर भी 50 बेड उपलब्ध कराने के लिए एकीकृत आयुष चिकित्सालय की स्थापना की जाएगी, जिसमें 4 करोड़ 50 लाख रुपए का उन्होंने अलग से बजट दिया है। ये एक जिला विशेष के लिए उन्होंने अलग से इस बात को बोला था, तो इसे ध्यान रखिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में नया पीजी महिला छात्रावास खोलने का, निर्माण करने का उन्होंने प्रस्ताव जारी किया है, तो इसे आप ध्यान में रखिए। निरोगी राजस्थान में सब यही है। राजस्थान बजट की थीम भी निरोगी राजस्थान है, तो निरोगी राजस्थान जो पहला चरण है, इसे मैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगाना चाहूँगा, आप इसे ध्यान में रखिए, इम्पोर्टेंट है ये। और जैसे आप 5 स्टार मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन तो यहीं से आएंगे फ्रेंड्स, ऊपर से तो आएंगे नहीं बिल्कुल भी। तो इनमें से ही आपको जो कंसेप्ट हैं, जो फैक्ट हैं, वो निकालने पड़ेंगे। हालांकि हमने क्वेश्चन फॉर्मेट में सब कुछ तैयार करके रखा हुआ है, लेकिन उसके लिए आपको इस पूरी कहानी को सुनना पड़ेगा ताकि आपको कोई भी परेशानी ना आए। दूसरा चरण है हमारा, जो दूसरा संकल्प है बजट का, वो है संपन्न किसान। तो इसमें देख लेते हैं जो बजट में प्रावधान किया गया है।
2020-21 में कृषि विभाग हेतु जो राशि है वो 3,420 करोड़ और 6 लाख रुपए जारी किए गए हैं। तो आप इससे ज़्यादा टेंशन से ना देखें, ये राशियाँ इसी तरह से होती हैं। 3,420 करोड़ रुपए और 6 लाख रुपए ये जारी किए गए हैं इस कृषि के लिए, ताकि जो हमारे किसान भाई हैं उनकी आय में इजाफा हो सके, क्योंकि सरकार प्रतिबद्ध है 2022 तक उनकी आय में दुगनी बढ़ोतरी करनी है। तो देखिए इसके लिए क्या क्या प्रावधान है। भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के लिए वर्षा जल संग्रहण के लिए विशेष ध्यान दे रहे हैं। तो उसमें वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए जो फार्म पॉन्ड हैं सिंचाई के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं पॉन्ड सिंचाई हेतु बनाए गए हैं। तो 2020-21 यानी एक वित्तीय वर्ष में 12,500 फार्म पॉन्ड बनाए जाएंगे और इनकी लागत है वो 150 करोड़ रुपए आएगी। आपको राशि याद नहीं रखनी है, राशि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती। आपको ये याद रखना है कि भूमिगत जल स्तर को ऊंचा बनाने के लिए वर्षा यानी जल संरक्षण आवश्यक है। तो जल संरक्षण कैसे होगा? आपको पॉन्ड बनाने पड़ेंगे, बड़े बड़े तालाब बनाने पड़ेंगे, और उनमें आपको कंक्रीट से उसे पक्का करना पड़ेगा ताकि वो मिट्टी में अंदर जाके उसमें सेम की समस्या और उसको लवणीय ना बना सके, और वहाँ पर लोगों के काम के लिए आपात स्थिति में या अकाल की स्थिति में वो, या फिर जो ऑफ सीजन होता है जब पानी की कमी होती है तो खेती बाड़ी के वो काम आ सके। तो पॉन्ड बनाए जाएंगे, पॉन्ड सिंचाई हेतु बड़े बड़े, तो 12,500 पॉन्ड बनाए जाएंगे। तो आपको नट सेल में यही बात याद रखनी है कि वर्षा भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के लिए वर्षा जल संग्रहण को विशेष ध्यान दिया गया है, और वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए सिंचित क्षेत्र पर ध्यान दिया गया है, जिसके लिए पॉन्डों की जरूरत पड़ेगी सिंचाई हेतु। चलते हैं आगे। 2020-21 में 30,000 हेक्टेयर भूमि पर फव्वारा सिंचाई के तहत लाया जाएगा और इसमें 91 करोड़ की लागत आएगी। जो हमारी सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली है, देखिए होता क्या है सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, ये हमारी जो तकनीक है ये इजराइल से ली गई है, और इसमें पानी की जो वो है पानी का जो बर्बादी होती है उसे 70% तक कम किया जा सकता है और एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है। जाहिर सी बात है, पानी जब उतने ही यूज़ का पानी अगर 70% कम काम में लिया जा रहा है तो एफिशिएंसी बढ़ रही है इसका मतलब, क्योंकि जल संसाधन के जो सोर्स हैं, जो स्रोत हैं, वो बहुत सीमित हैं। तो 30,000 हेक्टेयर भूमि पर फव्वारा सिंचाई प्रणाली लगाई जाएगी। चलते हैं आगे। 2020-21 में 25,000 सोलर पंप लगाए जाएंगे और उनमें जो खर्चा आएगा वो 267 करोड़ रुपए आएगा। तो सोलर पंपों की स्थापना देश में प्रथम राजस्थान ही है। अगर कृषि के क्षेत्र में हम सोलर पंपों की बात करें तो इसमें राजस्थान प्रथम है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड्स, आप ध्यान में रखिए। तो इसी को देखते हुए, अपार संभावनाओं को देखते हुए कृषि और ऊर्जा के प्रयोग में 25,000 सोलर पंप हम लगाएंगे। देखिए अपार संभावना क्यों है? क्योंकि राजस्थान है, जो आपको पता होना चाहिए, राजस्थान से कर्क रेखा निकलती है, हमारे जो बांसवाड़ा डूंगरपुर है, तो 26 किलोमीटर की जो कर्क रेखा है वो प्रदेश से होकर निकल रही है। ये सबसे गर्म इलाकों में से आता है। पश्चिमी राजस्थान थार का मरुस्थल है और सबसे ज़्यादा गर्मी सूरज की जो मतलब है ना, सबसे ज़्यादा रोशनी लगभग साल के 12 में से 8 महीने तो आपको पूरी मिलती है, और धूप की यहाँ पे बिल्कुल कभी नहीं आती। तो फ्रेंड्स सोलर एनर्जी का जो स्रोत है वो यहाँ पर ज़्यादा है, तो इसलिए 25,000 सोलर पंप दिए जाएंगे और राजस्थान इसमें प्रथम स्थान बनाए हुए है शुरू से ही, तो ऐसे आप ध्यान में रखेंगे। अगला है खजूर की खेती हेतु पश्चिमी राजस्थान के जिलों में आगामी 4 वर्षों में 1,500 हेक्टेयर यानी 1,500 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को सम्मिलित किया जाएगा, और इनके लिए उन्नत बीज की मांग को देखते हुए जो राजस्थान राज्य बीज निगम है उन्होंने 8 क्विंटल से बढ़ाकर 12 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज को प्रस्तावित किया है ताकि कृषकों को बांटा जा सके। और निगम के बीज वितरण आउटलेट स्थापित करने के लिए 200 मंडियां प्रांगणों में चरणबद्ध रूप से निःशुल्क भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि ये जो हमारा सपना है ये साकार हो सके। तो खजूर की खेती के रुझान को देखते हुए, इससे होने वाली उच्च आय को देखते हुए अगले 4 वर्षों में पश्चिमी राजस्थान का मतलब देखिए आप समझ लीजिए, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, जोधपुर
और ये जो नागौर, चूरू, श्रीगंगानगर, जालौर, सिरोही, ये जो पूरा हमारा जो सूखा और रेतीला भाग है, घोड़ा वाला हिस्सा है, उसमें ही ये 1500 हेक्टेयर भूमि को शामिल किया गया है। तो इसे आप ध्यान में रखिए। खजूर की खेती के लिए देखिए कितना ज़्यादा प्रबंध किया गया है। और किसानों को किराए पर खेती संबंधी यंत्र किराए पर उपलब्ध कराने के लिए जो खादी विकास ग्रामोद्योग विभाग है, उनके माध्यम से 100 कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना की गई है। कितने? 100 कस्टम हायरिंग यानी होता है किराए पर लेना, हायरिंग केंद्रों की स्थापना की गई है। तो इस पर 8 करोड़ रुपए का खर्च होगा सरकार का लगभग। तो इसे आप ध्यान में रखिए। जो ये जितने भी हैं चीज़ें, चाहे वो बीज से संबंधित चीज़ें हों, चाहे वो कृषि उपकरण से संबंधित, कृषि यंत्रों से संबंधित चीज़ें हों, तकनीकी से संबंधित चीज़ें हों, इनको किराए पर देने के लिए, जैसे यंत्रों को तो किराए पर देना ही पड़ेगा, तो वो हायरिंग केंद्र लगाए गए हैं। तो इसे आप ध्यान रखिए। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के अधीन एक नए डेयरी प्रौद्योगिकी व कृषि अभियांत्रिकी संकाय की स्थापना की जाएगी 5 करोड़ की लागत के साथ। तो फ्रेंड्स, इसमें जो याद रखने वाली बात है, एग्जाम में आपसे यही पूछेगा कि देश का पहला डेयरी इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ खोला जा रहा है, तो आपको याद रखना है जोधपुर। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं आगे। ये सहकारिता से जुड़े हुए एस्पेक्ट हैं। सहकारी फसल ऋण ऑनलाइन पंजीयन एवं वितरण योजना 2019 का इसमें जिक्र किया गया है, जिसके तहत अब तक 22 लाख से अधिक किसानों को 8,700 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण दिया जा चुका है। तो ये आपको याद रखना है, कितने किसानों को दिया जा चुका है। अगर सहकारिता के क्षेत्र में पूछा जाए, ये मेंस में भी आ सकता है फ्रेंड्स, इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं 2-2 नंबर के। तो इसे आप थोड़ा सा देखिए। 22 लाख से अधिक किसानों को 8700 करोड़, ये 8,700 का मतलब 8700 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण प्रदान किया जा चुका है। और ऋण वितरण की पारदर्शी व्यवस्था के फलस्वरूप अब तक सहकारी बैंकों के फसली ऋण से 8 लाख से अधिक पहली बार सदस्य बने किसानों को लगभग 1800 करोड़ रुपए का फसली ऋण प्रदान किया जा चुका है। लेकिन ये मुख्य बात यही है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। और 4000 से अधिक पशुपालकों को बीकानेर प्रशिक्षण केंद्र में कौशल तकनीक प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो पशुपालकों के लिए कौशल प्रशिक्षण तकनीकी केंद्र कहाँ बनाया गया है? बीकानेर में बनाया गया है। तो इसे आप ध्यान में रखिए। आगामी सभी परीक्षाओं में सारे ही जो एस्पेक्ट हैं वो बहुत ही काम के साबित होंगे। प्रदेश में अनुमानित दर पर जो कृत्रिम गर्भाधान है, उसमें सॉर्टेड सीमन के उपयोग की योजना प्रारंभ की गई है, ताकि जो अच्छी नस्ल के पशु हैं उनके वीर्य को संचित किया जा सके और लंबे टाइम तक ड्यूरेबल बनाया जा सके, और किसी भी मादा पशु में उसे गर्भाधान के तहत स्थापित करके अच्छी नस्ल के दुधारू पशु काम में लिए जा सकें। तो इसमें 10 करोड़ की लागत आएगी और ये योजना प्रस्तावित की जा चुकी है। तो पशुपालकों में जो नवीन तकनीक है और प्रबंधन की जानकारी देने हेतु 4000 पशुपालकों को ये जो बीकानेर प्रशिक्षण संस्थान है, जो आपको मैंने बताया है बीकानेर प्रशिक्षण संस्थान, इसमें ही उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। और पशु चिकित्सालय रातनाड़ा जोधपुर के जो जर्जर भवन है, उसको भी पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है। तो फ्रेंड्स, ये थी इसकी मुख्य बातें, इन्हें आप ध्यान में रखेंगे। अगला जो हमारा संकल्प है उसे देख लेते हैं। तीसरा संकल्प हमारा वो है महिला, बाल एवं वृद्ध कल्याण। देखिए इसमें क्या है, एक ऐप विकसित किया है और वो A3 ऐप है। A3 ऐप में क्या है, आंगनबाड़ी वर्कर है, आशा सहयोगिनी है और एक ANM ऐप जारी किया गया है। देखिए बजट में ANM ही लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बता दूं, ऑक्सिलरी नर्सेस एंड मिडवाइफ्स कोर्स। बजट में तो बच्चों इसकी फुल फॉर्म नहीं दी गई है, लेकिन इंटरनेट पे आपको सब अवेलेबल है, तो हमने भी वहीं से देख के आपको ये बताया है। एग्जाम में इसे पूछा जा सकता है। तो A3 ऐप किससे संबंधित है? महिला, बाल एवं वृद्ध कल्याण, यानी जो तीसरा संकल्प है इससे संबंधित है। ये क्वेश्चन हम आपको बना के देंगे। तो ये एक ऐप है। तो आंगनबाड़ी वर्कर, ए से आंगनबाड़ी वर्कर है, ए से आशा सहयोगिनी है और ए से ANM है। तो आप इसे ध्यान में रखिए। महिला, बाल एवं वृद्ध कल्याण, देखिए एक इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना भी थी, लेकिन ये गत वर्ष की योजना है जिसे सरकार इस साल भी कंटिन्यू रखना चाहेगी।
तो बजट से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये तो जो पहले से चलती आ रही है वही है। तो सरकार बने हुए 1 साल हो चुका है लगभग। तो ये जब सरकार बनी थी जब इन्होंने लॉन्च की थी। तो इसमें जो 5 साल में 1,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, तो इसे आप ध्यान में रखिए। और 200 करोड़ प्रति साल दिए जाएंगे, तो 5 साल में ये 1,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। तो आप इसे इतना ही ध्यान रखिए, यह मैं आपको करंट अफेयर में समझा चुका हूँ पहले ही। चलते हैं अपन देखते हैं इसमें क्या क्या प्रावधान है। तो A3 ऐप से क्या है कि इन तीनों के बीच में एक बेहतर समन्वय हो सकेगा और लाभार्थियों को भी समय पर समुचित सेवाएं प्रदान हो सकेगी। तो इसमें जो प्रमुख चीज़ें हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर 35 लाख से अधिक बच्चों और गर्भवती व किशोरी बालिकाओं को लगभग 800 करोड़ रुपए की राशि से पोषाहार वितरित किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो इसे आप ध्यान रखते हैं। और इसमें पारदर्शिता लाने हेतु पोषाहार की गुणवत्ता बढ़ाने और उसमें विविधता लाने की कार्रवाई भी की गई है कि आप जो भी उनको जो खाना देते हैं उसमें विविधता होनी चाहिए। एक खाना रोज रोज नहीं दिया जाना चाहिए, ताकि वो रुचिकर रहे खाना और पौष्टिक भी रहे और लोग उसे खाते रहें। इसके बाद में जो इसमें है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता है। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। इसके लिए बजट है 2020-21 8,500 करोड़ और 7 लाख रुपए, यानी 8507 करोड़ रुपए इसमें प्रस्तावित किए गए हैं। तो आप इसे ध्यान में रखिए। फ्रेंड्स, आप अगर 2020-21 का मतलब समझते हो तो मैं आपको बता दूं कि ये 1 अप्रैल 2020 से लेकर के मार्च के आखिरी महीने तक होता है। तो आप इसे ध्यान में रखिए। इसमें प्रमुख चीज़ यही है, एक वित्तीय वर्ष जो होता है वो इसमें यही प्रावधान है। तो 2020-21 का मतलब एक वित्तीय वर्ष है। चलते हैं आगे। सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग को दी जाने वाली आरक्षण पात्रता की अव्यावहारिक शर्तों और प्रक्रियाओं को हटाकर सिर्फ 8 लाख रुपए वार्षिक आय की शर्त रखी है। तो इसमें जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, बजट में सिर्फ EWS ही लिखा हुआ है। तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को जो आरक्षण दिया जाता है वो 8 लाख रुपए की वार्षिक आय की शर्त को जो रखने का स्वागत हुआ है विपक्ष की तरफ से भी। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आर्थिक रूप से जो पिछड़े सामान्य वर्ग हैं उनके उत्थान एवं कल्याण को सुझाव देने हेतु राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड के गठन की भी उन्होंने घोषणा की है कि जो राजस्थान राज्य OBC बोर्ड, तो आप इसे ध्यान में रखिए। प्रदेश में 4,22,000 से अधिक बच्चे पालनहार योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। तो पालनहार योजना भी मैंने आपको बता दी है कि जो असहाय हैं, दीनहीन हैं, अनाथ हैं, उन बच्चों को सरकार अपने स्तर पर उनका लालन पालन करती है, इसलिए इसे पालनहार योजना नाम दिया गया है। 450 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। और 18 वर्ष की जो आयु पूर्ण कर चुके हैं जो बच्चे, इसके लाभार्थी 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, उन सभी किशोरों को जयपुर में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वो अपने जीवन यापन की जो मूलभूत ज़रूरतें उन्हें पूरा कर सकें। और एक हाफ वे होम खोला जाएगा, हाफ वे होम। तो इसे आप ध्यान में रखिए, इसे आप लिख सकते हैं अगर मेंस में आपसे पूछा जाए। तो पालनहार योजना में ये तो है ही, साथ में जो किशोर हैं जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं उन्हें जयपुर छात्रावास में हाफ वे होम के रूप में खोला जाएगा। बच्चे, मैं आपको बता दूं कि 100 करोड़ रुपए के नेहरू बाल संरक्षण कोष के गठन को मंजूरी दी गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने बोला विधानसभा में बजट के समय कि बच्चे प्रदेश के मूल्यवान संसाधन हैं। सरकार का दायित्व है कि हर बच्चे को बाल अधिकार और बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य दे। तो उन्होंने जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें बच्चे आज भी चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं, तो उनके नाम से 100 करोड़ रुपए का एक नेहरू बाल संरक्षण कोर्स, देखिए ये एग्जाम से यहाँ से पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट में कि नेहरू बाल संरक्षण कोर्स की घोषणा की है। और इसके अंतर्गत जो बच्चों की जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, चाहे वो तस्करी है या बाल बलात्श्रम है, मजदूरी है, ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाने का कार्य भी किया जा सकेगा। और इस तरह की चीज़ें हैं ये, इसे आप इम्पोर्टेंट क्लियर की लगाइए। अगला जो हमारा टॉपिक है, कॉकलियर इम्प्लांट के रूप में मुख बधिर समस्याओं का निदान किया जाएगा
और अब तक 899 बच्चों को प्रदेश में लाभान्वित करने हेतु 44 करोड़ 52 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। और जितने लोग अब तक इसकी रेंज में आ चुके हैं वो 96 हैं बच्चों की संख्या। 96 बच्चों को इस तरह के जो व्याधि हैं, जन्मजात व्याधि होती हैं, उनमें निजात दिलाया गया है, जिसमें 5 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि हम खर्च कर चुके हैं। अब अगला टारगेट हमारा ये है 899 बच्चों को कवर करना है। देखिए होता क्या है कि कई बार जन्म के समय बच्चों में बहरेपन की पहचान नहीं हो पाती, तो आरंभिक अवस्था में उनका इलाज नहीं हो पाता, तो इसी कारण से पूरे जीवन भर वो बीमारी क्या है कि बड़ा रूप ले लेती है और वो मुख बधिर हो जाते हैं। तो कॉकलियर प्लांट है, ये इसी तरह की समस्याओं से निदान दिलाने के लिए एक बहुत बड़ी वो है व्यवस्था, जिसमें बच्चों को एक फिजिकल एड दी जाती है, उनको कुछ यंत्र उपकरण और थेरेपी के माध्यम से इस व्याधि से ऊपर उठाया जाता है। तो इसे आप ध्यान में रखिए। कॉकलियर प्लांट भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये कॉकलियर इम्प्लांट किन की समस्याओं को दूर करेगा, वृद्धों की, महिलाओं की, बच्चों की या विकलांगों की। तो ये मुख बधिर बच्चों की समस्याओं का निदान करेगा। तो इसे भी हम क्वेश्चन में डालेंगे, आप ध्यान में रखिए। अगला है, गत वर्ष ST SC और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रावासों को मेस भत्ते की राशि प्रति विद्यार्थी 2000 से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी गई। तो जितने भी हमारे ST SC और OBC के बच्चे हैं उनको छात्रावास में कुछ नियत राशि दी जाती है। तो इस साल ऐसा किया गया कि जो OBC है और जो विशेष पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक पिछड़ा वर्ग है, या मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह हैं या वृद्धाश्रम हैं, तो इस तरह के जितने भी भिक्षावृत्ति वाले प्रस्तावित आवासीय संस्थान हैं उनमें प्रति आवासीय ये राशि है ना, ये भी 2500 ही दी जाएगी सब जगह। उन जितनी भी मैंने आपको नाम बताए हैं, वृद्धाश्रम है या जो मानसिक रूप से परेशान बच्चों की जगह है, वहाँ पर भी ये 2500 रुपये कर दी गई है इस साल। तो इसे आप ध्यान में रखिए। राजस्थान ST SC वित्त विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से 25,000 लोगों को ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है और आगामी वर्ष में इन लोगों की जो संख्या है इनको 50,000 करने का सरकार ने बीड़ा उठाया है। तो बजट में मुख्यमंत्री जी ने इस बात को भी बोला है। अगला जो हमारा आर्टिकल है ये अल्पसंख्यकों से संबंधित है, तो इसमें देख लेते हैं। अजमेर के मसूदा, भरतपुर के कामा में ब्लॉक में, ये 2 ब्लॉक है, मसूदा और कामा ब्लॉक, इनमें 41 करोड़ 60 लाख की लागत से अल्पसंख्यक बालक बालिकाओं हेतु आवासीय विद्यालय भवनों का निर्माण करवाया जाएगा। तो इसे आप ध्यान में रखिए। और ये अल्पसंख्यक लोगों के लिए ही हैं। तो इसमें जो राशि है वो 41 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से बनाया जाएगा, जो अच्छी पहल है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिला मुख्यालय जयपुर में 100 बेड हेतु, सैयाओं हेतु 5 करोड़ की लागत से छात्रावास भवन का निर्माण किया जाएगा। तो ये भी इन्हीं के लिए है। और राजस्थान वक्फ बोर्ड है, उसको सरकार के द्वारा 5 करोड़ रुपए ग्रांट उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वो भी बच्चों के लिए कुछ विकासात्मक कार्य कर सके। अगला जो हमारा है जनजातीय विकास से संबंधित है। जनजातीय विकास यानी जो ट्राइबल शेड्यूल प्रोग्राम के तहत जो एरिया हैं उनको दिया जाता है। इसमें युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु दक्षिणी राजस्थान का जो प्रतापगढ़, डूंगरपुर और उदयपुर क्षेत्र है उसमें कौशल विकास केंद्र खोले जाएंगे। और इस पूरे विकास केंद्र में 5,000 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा और 15,000 युवाओं को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो आप इस बात को ध्यान में रखिए, कंप्यूटर प्रशिक्षण। इसके अतिरिक्त जो कुसुम योजना है उसके तहत जनजातीय कृषकों को सोलर पंप हेतु 30% केंद्र राज्य सरकार द्वारा वित्त दिया जाएगा और 30% उन्हें नाबार्ड जैसी संस्थाएं देंगी। बाकी की जो 10% है वो उन्हें स्वयं से देना पड़ेगा। तो कुसुम बहुत ही आपको ध्यान में होना चाहिए। किसान उत्थान, किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महायोजना, ये एक तरह की राष्ट्रीय स्तर की महत्वाकांक्षी योजना है। तो राजस्थान में क्योंकि सोलर पंप के लिए राजस्थान प्रथम है तो इस योजना को विशेष महत्व दिया गया है राजस्थान में। कुसुम को आप ध्यान रखिए। तो इसमें 30% की जो राशि है वो दी जाएगी और ये बहुत ही अभी तक का सबसे ज्वलंत प्रश्न है, तो इसे मैं ऑब्जेक्टिव में भी डालूंगा, आप इसे यहाँ पर भी ध्यान रखिए।
जनजातीय कृषकों को जो उक्त योजना इनका लाभ दिलाने के लिए ऊर्जा विभाग से समन्वय स्थापित किया गया है। तो 45,000 रुपये प्रत्येक किसान को अनुदान के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे। तो इस तरह से ये लगभग 5,000 किसानों को दी जाएगी ये पूरी जो वो है योजना, और उसमें 22.5 करोड़ रुपए सरकार के व्यय होंगे। तो इस आप इन आंकड़ों का आप ध्यान रखिए कि कुसुम योजना के तहत राजस्थान में कितने किसानों को कवर किया जाएगा, 5,000 किसान, और प्रति किसान को 45,000 रुपये दिए जाएंगे। तो 22.5 करोड़ रुपए इसमें संभावित होंगे। वन भूमि पर निवास करने वाले जनजातीय परिवारों को वन भूमि के अधिकार पत्र दिए जाएंगे, जिससे वो अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से कर सकें। तो इन परिवारों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए क्या है कि मुर्गी पालन, सॉर्टेड सीमन, देखिए जो दुधारू अच्छी नस्ल के पशु होते हैं उनके वीर्य को संचित रख के अगली पीढ़ी को भावी बनाने के लिए पशुओं की रखा जाता है। तो सॉर्टेड सीमन उसे ही बोलते हैं, इसे आप ध्यान में रखिए। और कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं से बकरी पालन और जो अच्छी नस्ल के मवेशी हैं दूध देने वाले, उन्हें इससे संवर्धित किया जाएगा। और इस सहायता हेतु जो टीएसपी एरिया है इसके लगभग 14,000 परिवार लाभान्वित होंगे। तो आप इसे ध्यान में रखिए, 14,000 परिवार लाभान्वित होंगे और इसमें पूरी योजना में 6 करोड़ 50 लाख रुपए का व्यय आएगा। देखिए राशि मैं आपको सिर्फ एक आइडिया देने के लिए बताता हूँ, उसमें आपको रटने की और दिमाग पर जोर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निरोगी राजस्थान के बारे में आप ध्यान कर सकते हैं। और जैसे कि कोई विशेष चीज़ है, जैसे कि आप यहाँ पर है कुसुम योजना में जैसे 30% केंद्र राज्य देंगे, तो इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। बाकी राशि आपको हर जगह याद नहीं रखनी, ना ही आपसे पूछी जाएगी। तो फिलहाल के लिए इसमें जो हमारा तीसरा संकल्प उसमें इतना ही है। अगला संकल्प देखते हैं, सक्षम मजदूर, छात्र, युवा और जवान। तो उसमें सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स है, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय की जो वो है विभाग। तो इसमें फिट राजस्थान और हिट राजस्थान का स्लोगन ज़्यादा निकला इस बार में, क्योंकि जो राज्य खेल प्रतियोगिता आयोजित हुई थी असम में, तो उसमें 18 खेल थे और 8,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें राजस्थान की चारों तरफ तारीफ हुई है, बेहतरीन प्रदर्शन रहा। इंडियन यूथ गेम्स 2020 में राज्य का प्रदर्शन बेहतर हुआ और खेलों के प्रति जागरूकता को लाकर जो ये हमारा मोटिव है फिट राजस्थान हिट राजस्थान, इसको हमने कहीं ना कहीं कारगर साबित किया है। और ग्राम खेल प्रतियोगिताओं की खोज कर आगे लाने के लिए राज्य खेल की तर्ज पर ब्लॉक स्तरीय और जिला स्तरीय खेलों का आयोजन भी इसमें प्रावधान किया गया है। साथ ही 2022 में होने वाले राज्य खेल को और अधिक सफल बनाने हेतु इस बाबत 5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो 5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे ये 2020 में जो हमारे राज्य खेल होंगे उनको और अधिक उत्कृष्ट परिणाम लाने के लिए एक बहुत अच्छी मुहिम है। तो इसको आप ध्यान में रखिए। फ्रेंड्स, इस वर्ष जो राज्य खेल आयोजित हुए थे उसमें क्रिकेट और हैंडबॉल शामिल नहीं किए गए थे, तो आप इस बात को ध्यान में रखिए। जो राज्य खेलों की जो बात हो रही है, तो इसमें राज्य खेलों में इस बार कौन से खेल शामिल नहीं किए गए थे, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्रिकेट और हैंडबॉल। मैं क्वेश्चन में बना दूंगा इसे, तो आपको कतई कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए ओलंपिक खेलों में जो खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीत के लाते थे, वर्तमान में उनकी इनाम राशि को बढ़ा दिया गया है। तो वो कहाँ कहाँ कितना कितना बढ़ा, एक बार उसे आप देख लीजिए। अगर ओलंपिक खेलों की हम बात करें तो उसमें देखिए जो स्वर्ण पदक जीत के लाते हैं उनको 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, और रजत पदक जीतने वालों को 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, और जो कांस्य पदक जीतने वालों को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो इसे आप ध्यान में रखिए। पहले ये राशि बहुत कम हुआ करती थी, लगभग इनकी 1/3 हुआ करती थी। जैसे 30 लाख रुपए इन्हें दिए जाते थे और इन्हें 50 लाख रुपए दिए जाते थे और इन्हें 75 लाख रुपए महज दिए जाते थे। तो ये राशि देखिए अब कितनी ज़्यादा बढ़ाई गई है। तो ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं है, हमारे लिए तो यही इंपॉर्टेंट है कि स्वर्ण वालों को 3 करोड़ मिलेंगे, रजत को 2 करोड़ और कांस्य को 1 करोड़। तो 1, 2, 3 का जो बढ़ता हुआ क्रम आप देख लीजिए, कांस्य पदक और फिर रजत यानी जो सिल्वर मेडल मिलता है, फिर गोल्ड मेडल। तो आप इन्हें इस तरह से याद रख लीजिए। ये ओलंपिक खेलों के प्रावधान है। और जो कॉमनवेल्थ और एशियन गेम होते हैं उनमें क्या प्रावधान है, 1 करोड़ रुपए जो पहले 30 लाख रुपए दिए जाते थे,
और पहले जो 20 लाख रुपए दिए जाते थे रजत पदक जीतने वालों को 60 लाख रुपए दिए जाएंगे, और ये 30 लाख रुपए दिए जाएंगे जो पहले 10 लाख रुपए महज दिए जाते थे। तो इन्हें आप ध्यान में रखिए, हमें सिर्फ यही याद रखना है, इसे याद नहीं रखना है, ये तो गुजरी हुई बात हो गई। तो 1 करोड़ 60 लाख और 30 लाख, देखिए बढ़ता हुआ क्रम उसी तरह से है कॉमनवेल्थ और एशियन गेम में और ओलंपिक खेलों में। तो ये क्या ऑब्जेक्टिव प्रश्न है आपसे, जैसे ओलंपिक गेम्स या कॉमनवेल्थ गेम में जितना मुझे लगता है कि स्वर्ण पदक की जो राशि है ना वो पूछी जा सकती है कि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो एशियन और ओलंपिक, अगर आप कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स की बात करें तो 1 करोड़ कर दी गई है, और इसकी बात करें तो 3 करोड़ कर दी गई है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें इन्हें आप ध्यान में रखना। अगला एस्पेक्ट देखते हैं कि प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने हेतु संविदा पर विभिन्न खेलों के 500 कोच लगाए जाएंगे। तो 500 कोच लगाए जाएंगे ताकि वो प्रशिक्षण के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान दे सके, और इस बाबत 10 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। क्योंकि बजट में देखिए, बजट ही तो होता है कि किस चीज़ पर कितना खर्च करना है, तो वही चीज़ का होता है। तो इसमें आपको ये राशि इसलिए आपको बताई जाती है, बाकी राशि इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये देखना है 500 कोच लगाए जाएंगे। तो छोटी परीक्षा है, रीट पटवार में डायरेक्ट इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर आप पिछला रिकॉर्ड भी उठा के देखो तो बहुत छोटी छोटी मामूली बातें पूछी गई हैं, लेकिन अगर वो फैक्ट किसी को याद नहीं है तो वो प्रश्न आपको या तो छोड़ के आना पड़ेगा, या फिर आप उसे अगर गैस करोगे तो वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखो। इसके अलावा दैनिक भत्तों को भी बढ़ाया गया है, जो 500 से 1000 रुपये किया गया है। दैनिक भत्तों को बढ़ाकर जो राष्ट्रीय स्तर की जो पहले भत्ते थे वो 500 रुपये हुआ करते थे, तो उन्हें 1000 कर दिया गया है। और राज्य स्तर के जो भत्ते हैं उन्हें 300 रुपये हुआ करते थे पहले, तो उन्हें अब कितना किया गया है, 600 रुपये किया गया है। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, हमें यही याद रखने हैं, तो इन्हें आप याद रखिए। चलते हैं आगे। अगला है उद्योग। देखिए, जो प्रदेश में विकास को गति देने के लिए जो सबसे कारगर साधन है वो उद्योग ही है, और आने वाले समय में जो हमारी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है उसका वर्चस्व बढ़ेगा तो ही हम आगे बढ़ेंगे। तो उद्योग सबसे बड़ी चीज़ है। तो औद्योगिक विकास नीति 2019 जारी की गई है। 2018 मुझे पता है RS प्री के पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन कौन सी नीतियाँ 2015 में इस तरह से जारी की गई है। तो उसमें पर्यटन नीति, खनन नीति, बहुत सारी नीतियाँ लिखी हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछ सकता है वो कि बजट में इस बार कौन कौन सी नीतियाँ जारी की गई है, तो आपको ऑप्शन में दे देगा। तो औद्योगिक विकास नीति 2019 जारी की गई है औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु, और राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 भी लागू की गई है। तो इसे आप ध्यान में रखिए, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये ध्यान रखना है कि 2019 में निवेश प्रोत्साहन योजना और औद्योगिक विकास योजना प्रारंभ की गई है ताकि क्षेत्रीय असंतुलन को दूर किया जाए, और जो मोस्ट बैकवर्ड एरिया में स्थापित होने वाली इकाइयों को विशेष छूट का प्रावधान किया जाए ताकि स्थानीय लोग उनसे जुड़ें और अपनी आजीविका का बेहतर संसाधन जुटा सकें। अब देखिए, 2011 में हम सिंगल विंडो एक्ट लेके आए थे। तो सिंगल विंडो एक्ट किसका है, 2011 का है, और इसमें प्रावधान क्या है, अनुपालन को और भी प्रभावी बनाने के लिए वन स्टॉप जो शॉप है उस प्रणाली को स्थापित किया जाएगा, और इस प्रणाली में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये किसकी, मुख्यमंत्री की, यानी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इसका गठन किया जाएगा। ये बोर्ड निवेश प्रस्ताव संबंधी स्वीकृतियां प्रदान करेगा। साथ ही में ये जो प्रथम चरण है, एकल खिड़की व्यवस्था के 14 विभागों के अधिकारी इसमें शामिल होंगे, इस समिति में शामिल होंगे, और निवेश प्रस्तावों को त्वरित क्लियरेंस दिया जाएगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। प्रदेश में उद्योगों की जो सुगम स्थापना के लिए सभी जो अनुमतियां हैं वो एक ही स्थान से प्राप्त करने हेतु जो ये तरीका है, सिंगल विंडो एक्ट, यानी एक ही खिड़की से सारे काम हो जाएंगे, जगह जगह आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है। तो इसे आप ध्यान में रखिए कि एक ही सारी अनुमतियां एक ही जगह से जो मिलती हैं उसे बोलते हैं सिंगल विंडो। तो इसके लिए एक अधिनियम बना दिया है। चलते हैं आगे। अब देखिए, राज्य उद्योग मित्र पोर्टल प्रारंभ किया गया है। देखिए, इसके बारे में मुख्य प्रावधान क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ। अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए और रोजगार के सृजन में जो MSME चीज़ें हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस, इनके उद्योगों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो राज्य में इसे आसानी से स्थापित करने हेतु 2019 में हम एक एक्ट लेकर आए, और उस एक्ट में क्या था कि 3 साल तक, पहले 3 साल तक कोई भी उद्योग की स्थापना होगी तो उसमें सारी स्वीकृतियां और निरीक्षणों को बाध्यता से मुक्त किया जाएगा। और ये सब कानून बने फ्रेंड्स, उसी का ही परिणाम है
कि 2014 के बाद में आज हम अगर आप उसकी बात करें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 70वीं रैंक पर है भारत, जो किसी जमाने में 140 हुआ करता था 5 साल पहले, लेकिन आज हम उसे बहुत नीचे अच्छे मुकाम पे ला चुके हैं और ये आगे और भी बढ़ता ही जाएगा। मतलब इसकी स्थिति सुधरती जाएगी। हो सकता है हम मौजूदा गवर्नमेंट के रहते हुए ही टॉप 30 में शामिल हो जाएं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगा। भारत जैसे जो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश है, जहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था को मतलब एक उसमें माना जाता है केंद्र में, तो उसमें ये बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, तो इसे आप ध्यान में रखिए। तो मैं आपको बता रहा था 3 साल तक उनके सारे निरीक्षणों को बाध्यता मुक्त रखा जाएगा और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी, ऑनलाइन पंजीयन की सुविधा आपको दी जाएगी और साथ ही में 3000 जो रजिस्ट्रेशन की सुलभ सुविधा उपलब्ध है, जिनके माध्यम से अब तक ये 3000 हो चुके हैं। 3339 उद्यमियों ने अपना सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन करवाया है और उन्हें तत्काल सर्टिफिकेट जारी किए गए। तो राजस्थान ऐसा करने वाला पहला राज्य है और इसके परिणाम काफ़ी उत्साहवर्धक रहे, तो भविष्य में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। तो राजस्थान उद्योग मित्र पोर्टल, ये इसके बारे में जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ये सब इसी के बारे में है, आप इसे ध्यान में रखिए। अगला भी एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में है कि राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय निर्यात एक्सपो जोधपुर में किया जाएगा और इसकी नोडल एजेंसी है वो है रिको, तो ऐसे आप ध्यान में रखिए। तो देखिए, देश में हस्तशिल्प निर्यात के एक बड़े उद्योग केंद्र के रूप में जोधपुर में एक हब बनाया जाएगा और वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय निर्यात एक्सपो वहाँ पर जो है आयोजित किया जाएगा और इसका जो करवा रहा है वो नोडल एजेंसी रिको है। 3 करोड़ रुपए की इसमें इनका पूरा खर्चा हुआ है, तो इसे आप ध्यान में रखिए। साथ ही में विशेष आर्थिक जोन स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2, इसका हब जो केंद्र है सीतापुरा जयपुर में है। इस फैसिलिटी में छोटे और अन्य उद्योगों को रेडी टू मूव बिल्टअप एरिया उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे वह अपनी इकाई और कम से कम समय में शुरू कर सके। तो इसमें जो मुख्य बात है वो रेडी टू मूव बिल्टअप एरिया, तो आप इसे ध्यान में रखिए। और प्रदेश के जितने भी हस्तशिल्प हैं और दस्तकार हैं उनको आयात निर्यात की सुविधा से जोड़ने के लिए ये सब चीज़ें बहुत ही कारगर साबित होंगी। चलते हैं आगे। गांधी स्मृति देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर जयपुर में खादी प्लाजा की स्थापना की जाएगी 10 करोड़ रुपए की लागत से और खादी वस्त्रों पर 50% की छूट दी जाएगी। 144 खादी संस्थानों का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। जो संस्थाएं खादी ग्रामोद्योग और विकास उद्योग से वित्त पोषित की जाती हैं, उन्हें 144 खादी संस्थाओं को मतलब डिजिटलाइजेशन किया जाएगा, उनकी अच्छी मार्केटिंग होगी और जो खादी उद्योग जो हमारा सुस्त पड़ा हुआ है उसमें वृद्धि हो सकेगी। तो इससे क्या बुनकर संघ का भी सुदृढ़ीकरण हो पाएगा। तो 2 करोड़ रुपए की राशि इसके लिए भी प्रस्तावित की गई है, जिसे आप ध्यान में रखिए। अगला है हमारा पेट्रोलियम का खनिज। तो प्रदेश में खान आवंटन में पारदर्शिता हेतु ई ऑक्शनिंग का प्रावधान किया गया है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जितने भी हम खान आवंटन करने के उद्देश्य से आगामी वर्ष कम से कम 2000 हेक्टेयर प्रधान खनिज और 1000 हेक्टेयर अप्रधान खनिज जो हमने उनकी ऑक्शनिंग के लिए उपलब्ध कराया है, तो उसमें ई ऑक्शनिंग का प्रावधान किया गया है, तो इसे आप ध्यान में रखिए। और ये तो काफ़ी चर्चा में है। लगभग 2016 में जनवरी 2016 में ये प्रस्तावित किया गया था। 2018 में बाड़मेर रिफाइनरी जिसकी लागत है 43,129 करोड़ रुपए और राजस्थान गवर्नमेंट HPCL, ये क्वेश्चन आ चुका है RS प्री में 2018 में 26% राजस्थान गवर्नमेंट का शेयर है और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का इसमें 74% शेयर है। और रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स में प्रदेश में रोजगार के अवसर में जाहिर सी बात है बढ़ोतरी होगी और HPCL से जो फॉलोअप है और समन्वय करके जल्दी से जल्दी रिफाइनरी कार्य को पूर्ण किया जा सकेगा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसी क्षेत्र में जो पचपदरा है, बाड़मेर रिफाइनरी पचपदरा में लगेगी बाड़मेर के, तो यहाँ पर प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन क्षेत्र भी दिए जाएंगे ताकि स्थानीय लोगों को जो है
वो यहाँ से ट्रेनिंग करने का मौका मिले, तो इसे आप ध्यान में रखिए। बाड़मेर और जोधपुर के क्षेत्र में ही ये खोले जाएंगे। देखिए अगला है 10 PEL स्वीकृत किए गए हैं। देखिए PEL क्या है, ये है पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस। तो लाइसेंस का मतलब है कोई भी चीज़ के लिए परमिशन, ग्रांट या स्वीकृति देना। तो राज्य में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो एक्सप्लोरेशन की गतिविधियां हैं, अन्वेषण की गतिविधियां हैं, उनको बढ़ाना ज़रूरी है। तो उसी दिशा में 10 PEL स्वीकृत किए गए हैं और आगामी वर्ष में 3 PEL यानी 3 पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग और स्वीकृत किए जाएंगे। तो इस तरह से ये जो पेट्रोलियम उत्पादन की क्रिया है उसमें एक बहुत ही सहायक साबित होंगी। तो इसमें विशेषज्ञों की सेवाएं लिए जाना भी अनिवार्य है, विशेषज्ञों की सेवाएं भी ली जाएगी। और अगला देखते हैं, प्रदेश में पोटास के अकूत भंडार मिले हैं। देख सकते हैं हम 2476 मिलियन टन। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले हम पूरी तरह से राजस्थान ही नहीं, हमारा देश मतलब आयात पर निर्भर था। लेकिन राजस्थान में जो इतना बड़ा पोटास का भंडार मिला है, तो ये एक अनूठी बात है। जो हमारा जो खनिज संसाधन है उसमें ये 4 चांद और लगाएगा। तो राज्य में इतना पोटाश अयस्क के भंडार की संभावना है। जो हमारा देश पोटाश के लिए पूर्णतः आयात पर निर्भर है, तो ये बहुमूल्य खनिज के रूप में सिर्फ हमारे प्रदेश के हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर के क्षेत्रों में। तो ये करंट का भी एक ज्वलंत प्रश्न है कि पोटास के भंडार हाल ही में कहाँ मिले हैं, क्योंकि पोटास हिंदुस्तान में कहीं नहीं पाया जाता और राजस्थान में मिला है, वो भी इतनी अकूत मात्रा में कि जिससे हमारा आयात ही नहीं बल्कि हम निर्यात भी कर पाएंगे। तो हनुमानगढ़ में मिले हैं विशेष रूप से, तो और श्री गंगानगर में भी इसके निक्षेप पाए गए हैं। तो आप इसे ध्यान में रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें देश को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से जो भी वो हैं उपलब्ध संसाधन, उनका विकास किया जाएगा। तो आगे चलते हैं। अगला है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज। तो ग्रामीण विकास पंचायती राज अभी मंत्रालय किसके पास में, जो हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय सचिन पायलट इनके पास में है। ये पंचायती राज मंत्री हैं, तो आप इसे ध्यान में रखिए। हमारे राज्य में 57 नई पंचायत समितियों और 1456 नई ग्राम पंचायतों के गठन के बाद उनमें विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत नवीन भवनों का निर्माण कराया जाएगा। तो ये बिल्कुल मुख्य बात है, तो इन्हें आप ध्यान में रखिए। 57 नई पंचायत समितियां और 1456 नई ग्राम पंचायतों के गठन के बाद में। चलते हैं आगे। मनरेगा की कमियों को दूर करने हेतु काम मांगो अभियान के तहत मजदूरों की संख्या बढ़ाई गई है। तो काम मांगो अभियान किससे संबंधित है, मनरेगा से संबंधित है। तो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा, तो इसे मैं डालूंगा उस PDF में भी, लेकिन यहाँ पर भी आपको इसमें जो है पता होना जरूरी है। तो देखिए मनरेगा क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जो 2005 में चलाया गया था नरेगा के रूप में। फिर 2009 में लगभग उसे मनरेगा कर दिया गया था। महात्मा गांधी जो नरेगा है, नेशनल रोजगार इंश्योरेंस स्कीम, उसके तहत में। तो इसके बारे में हम अलग से ही पढ़ेंगे, फिलहाल यहाँ पर तो इतना ही है। तो शुरू में इसके क्रियान्वयन में कुछ गलतियाँ नजर आई थी, तो उन्हें गंभीरता से लेते हुए सरकार ने इसे पुनः सशक्त किया है और काम मांगो अभियान के रूप में इसे वापस से इसका एक तरह से पुनरीगठन किया है। तो इसमें मजदूरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। और अब तक मैं आपको आंकड़े बता देता हूँ कि 53 लाख परिवार को रोजगार प्रदान किया गया है, को रोजगार दिया गया है। और इसके साथ ही इनमें से 4,87,000 यानी 4,87,000 परिवारों को 100 दिन का पूरा रोजगार, 100 दिन पूर्ण रोजगार प्रदान किया गया है। और इस बार बजट में भी लगभग 6,000 करोड़ से ज़्यादा, 6,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जो इसके लिए वित्त उपलब्ध कराया गया है। तो आप इसे देख सकते हैं, ये बहुत ही मतलब, क्योंकि देश में अकाल पड़ता है तो ये योजनाएं मतलब है ना, बहुत ही एक बड़ा कारगर हथियार साबित होती हैं। लोग भूख से लड़ पाएँ और अपनी जो जीवन की जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा कर पाएँ, तो ये बहुत ज़रूरी है। अगला देखिए पर्यटन है।
पर्यटन में देखिए, पर्यटन के विकास कोष के गठन को मंजूरी दी गई है और ईज ऑफ ट्रेवलिंग इन राजस्थान, ये इसका मोटिव है, तो इसे आप ध्यान में रखिए। देश में पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान सिरमौर रहा है और मंत्री जी ने बोला है कि जो पर्यटन विकास कोष है इसका सालाना 100 करोड़ रुपए, जिसमें सिर्फ प्रचार प्रबंधन और इससे जुड़ी हुई बातों को प्रमोट किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक यहाँ पर जो पर्यटन है हमारा, विदेशी पर्यटन आय का प्रमुख स्रोत है, वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित हो। तो आपको पता होना चाहिए। राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट काउंसिल, देखिए RTDC ये है, तो इन्होंने 4 हेरिटेज संपत्तियों को लेक पैलेस के रूप में शामिल किया है। तो सिलीसेड झील है जो अलवर में है, झूमर बावड़ी सवाई माधोपुर में है, गोकुलनाथ द्वारा राजसमंद में है और होटल सरोवर पुष्कर ये अजमेर में है। तो इसे आप ध्यान में रखिए। ये इस तरह से उनकी संपत्तियां हैं और इनके विकास संरक्षण जीर्णोद्धार के लिए सरकार 4 करोड़ रुपए इन्हें उपलब्ध कराएगी। और आगामी वर्ष में जो इस तरह के विदेशी पर्यटक हैं उनको, विदेशी पर्यटकों को, गाइडों को प्रशिक्षण किया जाएगा, ताकि क्योंकि कोई भी आते हैं लोग यहाँ पर, उन्हें बताने के लिए कि किस तरह की कला संस्कृति है, उसके लिए एक गाइड होना जरूरी है। एक उन्हें हेल्पर दिया जाता है, तो उन्हें गाइड कहते हैं और उन्हें लाइसेंस प्रदान किया जाएगा, उन्हें प्रशिक्षण भी किया जाएगा, ताकि वो लोगों को अच्छे से ऑब्लाइज कर सकें, सेवा दे सकें। तो इसमें 1000 राज्य स्तरीय और 5000 स्थानीय स्तर के दिए जाएंगे। तो ये राज्य स्तरीय 1000 और ये स्थानीय स्तर पर 5000 गाइड उपलब्ध कराए जाएंगे। तो इसे आप ध्यान में रखिए, ये गाइड इन्हें उपलब्ध कराए जाएंगे और लाइसेंस भी दिया जाएगा इन्हें, जैसे कि यहाँ पे है। तो ये कुछ मुख्य जानकारी है। इसके बाद में हमारा जो अगला संकल्प है वो है शिक्षा का परिधान, ये 5वां संकल्प है। तो 7 में से अब हम 5वें संकल्प की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए, शिक्षा का बजट इस बार काफ़ी अच्छा है, पिछली बार से देखा जाए तो लगभग 39,524 करोड़ और 27 लाख रुपए है। काफ़ी अच्छा है ये, मतलब जो पिछले बजट आए हैं उनमें अगर आप तुलना करके देखें तो इसकी तारीफ की जानी चाहिए। तो देख लेते हैं क्या क्या प्रावधान है। राज्य के 33 जिला मुख्यालयों में महात्मा गांधी के नाम से इंग्लिश मीडियम राजकीय विद्यालय का प्रयोग काफ़ी सफल रहा है। तो इसे आप इम्पोर्टेंट टिक करें थोड़ा सा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनेगा। मैं ऑब्जेक्टिव में भी PDF फाइल में आपको दूंगा ज़रूर। तो देखिए, राज्य के 301 जो शैक्षणिक ब्लॉक हैं, आपको सिर्फ इसे सुनना है फ्रेंड्स और ध्यान से देखना है, क्योंकि क्वेश्चन फॉर्मेट में हम आपको बना के दे देंगे और उसमें हम आंसर भी आपके लिए दे देंगे। तो आपको बिल्कुल भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इससे लिंक करना है उस PDF को जो दूंगा मैं क्वेश्चन की। तो 301 शैक्षणिक ब्लॉक है हमारे राजस्थान में, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें से 134 ब्लॉक पर इंग्लिश मीडियम स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल स्थापित किए जा चुके हैं। बाकी 167 पर महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम जो इनके राजकीय विद्यालय हैं, इनका स्कूल का प्रयोग किया जाएगा। तो आप इसे ध्यान में रखिए। इस तरह से ये विवेकानंद जी के नाम से चलाए जा रहे हैं 134 ब्लॉक, और बाकी इनमें प्रस्तावित किया गया है इस बजट में कि इन्हें महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल के नाम से चलाया जाए, ताकि जो इंग्लिश की हमारी जो महंगी शिक्षा है उससे लोगों को निजात मिल सके। साथ में राइट टू एजुकेशन के तहत विद्यालयों की पर्याप्त संख्या मात्रा होना अनिवार्य बताया गया है। देखिए, राइट टू एजुकेशन हमारे नीति निर्देशक तत्वों में भी है। 86वें संविधान संशोधन के तहत ये 2002 में बताया गया है कि बच्चों को जो आधारभूत शिक्षा वो दी जानी चाहिए। तो इन मापदंडों के अनुसार जो प्राथमिक से लेकर प्राइमरी शिक्षा यानी प्राथमिक शिक्षा से लेकर के जो सीनियर सेकेंडरी स्तर की जो परीक्षाएं हैं, जो कक्षाएं हैं, उनमें बच्चों को विद्यालय का होना सुनिश्चित किया जाएगा। और इसमें संभावित गैप को भरने के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक और सीनियर हायर सेकेंडरी विद्यालय खोले जाएंगे। तो इन्हें आप ध्यान में रखिए। अगला देखते हैं। शनिवार को नो बैग डे घोषित किया गया है। तो नो बैग डे घोषित करने का मतलब स्कूल में छुट्टी नहीं रहेगी, स्कूल तो आपका खुलेगा, लेकिन उस दिन पढ़ाई से संबंधित आपकी कोई बात नहीं होगी। तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बजट के अनुसार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नो बैग डे का संबंध किससे है। तो इसका संबंध एक सप्ताह में एक दिन अवकाश है शनिवार को। तो इसमें क्या होगा, पेरेंट्स और टीचर की, बच्चों के माता पिता, पेरेंट्स और टीचर की
फेस टू फेस मीटिंग होगी, जिसमें वो हर बच्चे का जो पूरा ब्यौरा है उसका, कि वो कब आता है, उसकी क्या परफॉर्मेंस रहती है, उसकी क्या रुचियाँ हैं, उनके साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ, हैप्पीनेस थेरेपी, क्योंकि नो बैग नो डे आपसे 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। आरपीएससी ऐसी चीज़ों को घुमाने में, मैनिपुलेट करने में माहिर है, तो आप इसे ध्यान में रखिए। खेल कूद और व्यक्तित्व सुधार, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, स्काउट, जीवन मूल्य, नैतिक शिक्षा, बाल सभाएं, नुक्कड़ सभा, बच्चों को नाटक करके प्रोत्साहित करना, दहेज प्रथा और जितनी भी सामाजिक कुरीतियाँ उनके प्रति, तो इस तरह के जो कार्यक्रम हैं वो संपादित किए जाएंगे, जिनमें अध्यापक और पेरेंट्स का होना अनिवार्य किया जाएगा, ताकि उनकी जो परफॉर्मेंस है उसका पता चल पाए। और देख सकते हैं आप इसमें कंप्यूटर शिक्षा कैडर का सृजन किया जाएगा, जिसमें बच्चों को अनिवार्य रूप से कंप्यूटर का जो बेसिक एजुकेशन है वो दिया जाएगा, ताकि तकनीकी से जुड़ने के बाद में जो हमारा डिजिटल इंडिया जो वो है महत्वाकांक्षी मिशन, वो पूरा हो सके। तो राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा के लिए इसका गठन किया गया है, तो आप इसे ध्यान में रखिए। अगला है, राज्य के 204 ब्लॉक में अभी 319 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय हैं। तो ये भी मुख्य बात है, 204 ब्लॉक में अभी 319 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय हैं, जिनमें 38,700 बालिकाएं हैं। देखिए, ये पिछले जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे और बजट आया था तो उसका ब्यौरा है, तो ये पिछला ब्यौरा है, आप इसे ध्यान में रखिए, क्योंकि 50% चीज़ें तो ज्यों की त्यों ही होती हैं। चाहे बजट में तो खैर ऊपर नीचे होता है, लेकिन जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें 50 से 60% चीज़ें हमेशा हर साल ज्यों की त्यों ही रहती हैं। 40% चीज़ें ही मतलब आपको बदलाव और हेर बदल देखने को मिलेगा, जो हर साल अलग अलग सरकार अपनी नीतियों के अनुसार उसको तय करती हैं। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, और इसमें मूलभूत बात यही है। और ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, आगामी 3 वर्षों में चरणबद्ध रूप से 66 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। तो ये कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं 66, और 66 में से जो प्रथम चरण में 22 कस्तूरबा विद्यालय जो ST/SC क्षेत्र हैं, या फिर OBC क्षेत्र हैं, या फिर अल्पसंख्यक जो पब्लिक जहाँ पर रहती है वहाँ पर खोले जाएंगे, बिल्कुल प्रायोरिटी देते हुए। प्रथम चरण में 22 कस्तूरबा विद्यालय, उसके बाद में धीरे धीरे जो प्रायोरिटी बेस पर, यानी प्राथमिकता के आधार पर जहाँ जरूरत ज़्यादा है वहाँ पर विद्यालयों को खोला जाएगा। तो देखिए, उसके बाद में है उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा। तो इसमें पहला पॉइंट है हमारा सीट कार्यक्रम, यानी स्किल एनहेंसमेंट एंड एम्प्लॉयबल ट्रेनिंग। तो इसके तहत क्या किया जाएगा कि जो बच्चे यूनिवर्सिटीज यानी महाविद्यालयों में पढ़ रहे हैं उनमें कौशल प्रशिक्षण का कार्यक्रम उन्हें सिखाया जाएगा, और इसमें राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम और राजस्थान स्किल यूनिवर्सिटी के माध्यम से हर साल 10,000 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। तो राजस्थान स्किल यूनिवर्सिटी, और ये क्या है, RSLDC मतलब राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम है ये, तो आप इसे ध्यान में रखिए। और साथ ही में राजीव गांधी ई कंटेंट बैंक की स्थापना की गई है। तो देखिए, ये जो है ये किससे संबंधित है, ये आपसे उसमें एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये वित्त से संबंधित है, कि वित्तीय समावेशन से संबंधित है, कि ये बैंकिंग से संबंधित है, कि ये शिक्षा से संबंधित है। तो ये है सब शिक्षा से संबंधित, आपको पता होना चाहिए, और इसे मैं PDF में डालूंगा। तो इसमें क्या होगा कि प्रत्येक प्रदेश के जो महाविद्यालय हैं उनमें पढ़ रहे विद्यार्थियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन जो अध्ययन सामग्री है, जो कंटेंट मटेरियल, जैसे मैं आपको अभी अवेलेबल करा रहा हूँ बजट का, तो इस तरह से वहाँ पर भी अवेलेबल कराया जाएगा, ताकि कॉलेज शिक्षकों द्वारा दिए गए लेक्चर को रिकॉर्ड किया जा सके, और इसके माध्यम से विद्यार्थियों को भविष्य में निरंतर क्वालिटी एजुकेशन मुहैया कराई जा सके। हालांकि देखिए, काम तो ये सरकार का, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं इस काम को आपके लिए, तो हमारी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं राज्य की विफलता है। इसीलिए आज जगह जगह आप देखते हैं कि प्राइवेट कोचिंग संस्थान खुल गए हैं। जो धन कुबेर है, हालांकि गुरु बोलते हैं अपने आप को, लेकिन वो हैं तो असली में धन कुबेर, बच्चों से बेइंतहा पैसा लेते हैं, पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं वो अलग है। अच्छा, अगर अच्छा भी पढ़ा रहे हैं तो उसके एवज में लाख लाख रुपया लेना, तो मतलब हर बच्चे के बस की बात नहीं है। तो ये देखिए, राज्य की विफलता का भी मानक मैं मानूंगा इसे। तो आप इसे ध्यान में रखिए कि इस तरह से ये ऑनलाइन ऑफलाइन कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा बच्चों को। और प्रदेश के सबसे पुराने और प्रथम MBM
इंजीनियरिंग कॉलेज को अपग्रेड करके विश्वविद्यालय स्तर की सुविधाएं प्रदान की जाएगी। देखिए जो हमारा जोधपुर में है ये एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज, तो ये सबसे पुराना कॉलेज है, यानी कि आईआईटी खड़गपुर जो सबसे पहले बना था देश में उसके समकक्ष है ये। तो आप इसे मान के चलिए, इसकी जो नाम है वो बहुत पुराने बीसी पूर्णिया जैसे पुराने और अनुभवी प्रोफेसर हैं, वो यहीं से ही निकले हैं, तो आप इसे ध्यान में रखिए। तो इन्हें प्रोन्नयन किया जाएगा, इनका जीर्णोद्धार किया जाएगा, स्टाफ और भवन की बेहतरीन सुविधाएं की जाएगी। तो इसमें कुल मिला के 20 करोड़ रुपए सरकार ने प्रस्तावित कर दिए हैं, तो इसे आप ध्यान रखिए। इसके बाद में हमारा छठा संकल्प है पानी, बिजली व सड़कों का मान। तो देखिए इसमें जो मूलभूत बातें उन्हें देख लेते हैं। बजट की अगर आप सरकारी बजट जो गहलोत जी ने पेश किया था उसे आप देखेंगे तो वो बहुत बड़ा है। हमने उसको बिल्कुल 1/4 से भी कम बना करके क्रक्स बनाया, उसका बिल्कुल एक सार बनाया है ताकि आप इसे एग्जाम हॉल तक लेके जा सकें। देखिए मैं इसको किसी भी तरह से बता सकता हूँ, लेकिन मेरा काम सिर्फ बताना या हिट लाइक बढ़ाना नहीं है, मेरा काम इसे चटपटा बनाना नहीं है। मेरा काम ये है कि आप इसे जो भी पढ़ें बिना ट्रिक बिना गानों की मदद से पढ़ें और आप इसे एग्जाम हॉल में लेके जा सकें। तो अभी मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप इसे कहानी की तरह पढ़ते चलिए, जैसे आप कोई मूवी देख रहे हैं वैसे। फिर क्वेश्चन फॉर्मेट में मैं आपको जो भी क्वेश्चन दूंगा आप उन्हें पढ़ लेना। यकीन मानिए हम भी स्टूडेंट रहे थे, कभी भी कोई हमें तकलीफ नहीं हुई, हर जगह हमें मतलब उसमें सफलता ही मिली है। तो जिन लोगों को भी बुलाया, जिन लोगों को हमने बताया, उनको भी इसमें बहुत आनंद आया। तो आप इसे क्वेश्चन फॉर्मेट को पढ़िएगा, जो इसकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ वर्जन में दूंगा आपको। तो फिलहाल अभी हम इसे देख लेते हैं। पीएचडी क्या है? पब्लिक हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग का ये। तो इसमें जो वित्तीय वर्ष है, वित्तीय वर्ष का मैंने आपको बता दिया कि 31 मार्च तक ये होता है, 1 अप्रैल से। तो ये 1 साल इसको वित्तीय वर्ष बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें अभी जो हमारा बजट क्या आ रहा है इनका, पानी बिजली और सड़कों के लिए जो पीएचडी विभाग को दिया गया 8,794 करोड़ 51 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। तो इसे आप ध्यान में रखिए। और प्रदेश में प्रत्येक घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। और इस हेतु भारत सरकार की जो आप देख रहे हैं जल जीवन मिशन योजना, ये लॉन्च की गई है, जिसमें राज्य सरकार की 50% की हिस्सेदारी है। तो हालांकि हमारा राजस्थान भौगोलिक परिस्थिति यहाँ पे बहुत विषम है, बहुत कठिन है। 61% से ज़्यादा तो यहाँ पे जो आप थार का मरुस्थल आप देखते हैं वो है। तो इन विषम परिस्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 90% किए जाने पर अनुरोध हो रहा है, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट के रीजन है या विशेष दर्जे के राज्य हैं उनको ये 100% तक दिया जा रहा है। तो हमें 50% क्यों हो, हमें भी मतलब 90% 100% होना चाहिए, क्योंकि पानी की समस्या राजस्थान में बहुत ज़्यादा है। और ख़ासकर जो शहरी इलाके हैं, जैसे कि जयपुर में मैं देखता हूँ कि टैंकर से जो मकान वाले के पानी मंगाते हैं और बच्चों से मोटी रकम वसूलते हैं इसके एवज में, तो ये बात बिल्कुल गलत है। चलते हैं आगे। वर्ष 2020-21 में 4,000 से कम आबादी वाले 250 गांवों में जहां पेयजल स्रोत उपलब्ध हैं वहां नल से पानी की उपलब्धता को बढ़ाया जाएगा। और इसमें 625 करोड़ रुपए की लागत को मतलब वित्त को प्रस्तावित किया है। तो इसे आप ध्यान में रखिए। और इसी वित्तीय वर्ष में 160 करोड़ रुपए व्यय होना प्रस्तावित हैं, क्योंकि लगभग 1,10,000 घर लाभान्वित होंगे इनसे। 1,10,000 घर। चलते हैं आगे। प्रदेश में 500 जनता जल योजनाओं के माध्यम से 1 लाख घरों को पेयजल से लाभान्वित करने हेतु 750 करोड़ रुपए के पुनर्गठन कार्य हाथ में लिए गए हैं। तो ये 2020-21 में होगा इन पे जितना भी काम होना है। तो इन पर काफ़ी मतलब जो सरकार का वित्त है वो इन पर इन्वेस्ट होगा। तो चंबल जो भीलवाड़ा के आरौली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वहाँ पर भी इस तरह की योजनाओं को बनाया जा रहा है। उनको मैं आपको आर्थिक सर्वेक्षण में अलग से बताऊंगा, क्योंकि वो एक लंबा टूर है। यहाँ पर सिर्फ हम आपको क्रक्स देंगे जो बजट में दिया गया है, बाकी आर्थिक सर्वेक्षण आ चुका है और उसमें जितनी भी मूलभूत बातें हैं वो आपको बहुत अच्छे से बताई जाएंगी क्वेश्चन फॉर्मेट में। फिलहाल के लिए इतना ही है इसमें। तो ऊर्जा विभाग के लिए हम देख लेते हैं कि वित्तीय वर्ष में 18,530 करोड़ 75 लाख रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। और साथ ही में जैसे कि मैंने आपको बताई थी कि राजस्थान औद्योगिक नीति
राजस्थान निवेश नीति, पर्यटन नीति, तो उसी तरह से राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 और राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 लॉन्च की गई है। तो इनके मैं आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में बताऊंगा, लेकिन अभी आप इसे थोड़ा अच्छे से पढ़िए। तो इसमें ये घोषणा की गई है। और जो हमारी नवीन सौर ऊर्जा नीति है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसे आप 5 स्टार कीजिए, डबल मार्क कीजिए। 30,000 मेगावाट तक उत्पादन क्षमता स्थापित करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है, जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से होगा, जिसमें पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सौर ऊर्जा की राजस्थान में बिल्कुल कमी नहीं है। तो केंद्रीय राजकीय उपक्रमों के माध्यम से अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। तो इसे आप ध्यान में रखिए। इसके साथ ही में निजी निवेशकों का भी इसमें जो है भूमिका को निभाया जाएगा। अगला देखते हैं। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम द्वारा लगभग 800 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना थर्मल पावर प्लांट के परिसर में की जाएगी। तो देखिए इसमें होता क्या है कि जो राज्य की अक्षय ऊर्जा से अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा में इसमें हम एक ये नया प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें जो 800 मेगावाट के जो सौर ऊर्जा संयंत्र हैं वो क्या है, मिश्रित प्रकार के होंगे। इसमें थर्मल पावर प्लांट के परिसर में जो भूमि है, उपलब्ध भूमि है, वहीं पर इस भूमि पर करने की योजना बनाई गई है और इसे एक मूर्त रूप दिया जाएगा आने वाले 1 साल के भीतर। इसे आप ध्यान रखिए। राज्य में अक्षय ऊर्जा से अपनी जरूरतों को पूरा करने की दिशा में रूफटॉप सोलर सिस्टम को बृहद पैमाने में लागू करेंगे। प्रत्येक जिला मुख्यालय एवं चिन्हित शहरी क्षेत्रों को ग्रीन एनर्जी सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। तो अपनी जरूरत पूरा करने के उससे प्रत्येक जिला मुख्यालय चिन्हित शहरी क्षेत्रों को इसमें कन्वर्ट किया जाएगा और आगामी 5 वर्षों में, आने वाले 5 वर्षों में 30 मेगावाट के रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित किए जाएंगे। अगला है 200 पेयजल परियोजनाओं को राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा सोलर में कन्वर्ट किया जाएगा ताकि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों में वृद्धि की जा सके। और इसी वित्तीय वर्ष में 1,31,000 कृषि कनेक्शन जारी किए गए हैं। SC/ST उपयोजना क्षेत्र में बूंद बूंद सिंचाई पद्धति सहित कुल 50,000 कृषि कनेक्शन प्राथमिकता से जारी किए जाएंगे। तो प्रदेश के जितने भी किसान भाई हैं, देखिए जो अगला पॉइंट है इसे आप देखिए। अब बिजली आपूर्ति रात के समय में ना करके सभी जिला मुख्यालयों में दिन के समय दी जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि जितने भी प्रदेश के किसान भाइयों ने रात्रि में बिजली मिलती है तो शारीरिक और मानसिक कष्ट उठाना पड़ता है। भरी ठंड में उन्हें खेतों में काम करना पड़ता है और जो गांव में बोलते हैं कूड़ मोड़ना, तो पानी को मोड़ा जाता है खेतों में, क्योंकि एक जगह पानी भर जाने से मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो जाती है। इसलिए सरकारी किसानों की इस पीड़ा को दूर करना चाहती है और इस चरणबद्ध तरीके से राज्य के सभी जिलों में दिन के 2 ब्लॉक में कृषि हेतु विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी और इससे विद्युत तंत्र का सुदृढ़ीकरण होगा। विद्युत तंत्र का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। तो इसे आप ध्यान में रखिए। इसके बाद में जो हमारी है वो PWD है, सार्वजनिक निर्माण की। तो PWD जो सार्वजनिक निर्माण विभाग है उसके लिए इस वित्तीय वर्ष में 6,808 करोड़ 63 लाख रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। तो इसे आप ध्यान में रखिए। और इनके जीर्णोद्धार के लिए जो प्रथम चरण से निम्न क्षतिग्रस्त सड़कों के नवीनीकरण और जीर्णोद्धार का कार्य आगामी वर्ष में किया जाएगा, जिस पर 400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो ये 2020-21 का ही पूरा मामला है। तो इसे आप ध्यान में रखिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के द्वितीय चरण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। अब तृतीय फेज में मार्च 2025 तक राज्य की जो 8,663 लंबाई की ग्रामीण सड़कों का लगभग इतने 4,245 करोड़ रुपए की लागत में उन्नयन करवाया जाना प्रस्तावित है। तो ये भी एक बहुत बड़ी मुहिम है, क्योंकि हमारे प्रदेश में जो सड़कों का जो विकास हुआ है उसमें इस बार बाड़मेर को, मैंने आपको बताई थी बाड़मेर पश्चिमी राजस्थान में, बाड़मेर और बीकानेर, तो यहाँ पर जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसको केंद्रीय राजमार्ग परिवहन मंत्रालय ने पुरस्कृत सम्मानित किया है कि उन्होंने 1 वर्ष में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ हाईवे सड़कें बनाई हैं
300 किलोमीटर से ज़्यादा की, तो आप इसे ध्यान में रखिए। तो ये बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि हाईवे सड़क आम राजमार्ग से अलग होती हैं, तो इन्हें आप ध्यान में रखिए। इसके बाद में परिवहन है। सड़क दुर्घटना में घायल कोई व्यक्ति को नज़दीकी निजी अस्पताल में इलाज करवाना उस अस्पताल के लिए अनिवार्य होगा, और ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की जा सकेगी। इस तरह के नियम बनाए गए हैं और इनसे जुड़ी हुई गाइडलाइन को आम किया गया है। तो सड़क सुरक्षा कोष की स्थापना की गई है 100 करोड़ रुपए। तो सड़क सुरक्षा कोष आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और तमिलनाडु जो मॉडल है, देखिए तमिलनाडु मॉडल की तर्ज पे मानकों का पालन किया जाएगा। जो आपका जो CCTN मॉडल है उसकी तर्ज पे ये होगा, तो आप इसे ध्यान में रखिए। और ऐसा में कोई भी मृत्यु हो जाती है परिवार में, मानसिक सामाजिक आर्थिक आघात लाती है, तो राज्य में हर साल लगभग 10,500 व्यक्ति सड़क दुर्घटनाओं में हताहत होते हैं या काल कवलित हो जाते हैं। तो इनमें कमी कैसे हो, इसके लिए जो हमारी राजस्थान की टीम है, उन्होंने जो तमिलनाडु मॉडल है वहाँ उसका निरीक्षण किया और उसको बारीकी से देखा कि उन्होंने किस तरह से इसमें अच्छा काम किया है। तो उसी को उन्होंने ध्यान में रखते हुए, क्योंकि तमिलनाडु ने अपने सिस्टम में 30% कमी की है एक्सीडेंट में, सिर्फ अच्छे मैनेजमेंट के कारण। और कुछ जैसे भारी भीड़ भड़के वाले इलाके होते हैं उनको देखते हुए, तो इसमें हमारी टीम ने तमिलनाडु में जाकर के इन्फेक्शन किया है, जो निरीक्षण किया है। और कमेटी वर्ष में 2 बार इसकी स्थिति की समीक्षा करेगी। दुर्घटना की रोकथाम के लिए सड़क सुरक्षा कोष है, इसकी स्थापना की गई है और 100 करोड़ रुपए का इसमें बजट लगाया गया है। तो बेहतरीन कार्य करने वाले जिलों को प्रोत्साहित किया जाएगा। और मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार है, इसकी घोषणा की गई है, तो आप इसे ध्यान में रखिए। तो इसमें 3 जिलों को मतलब एक क्रम में पुरस्कृत किया जाएगा। जो प्रथम इनाम है वो 25 लाख रुपए दिए जाएंगे, द्वितीय इनाम में आपको 15 लाख रुपए मिलेंगे जिले को, और तृतीय इनाम में 10 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार है। तो इसमें 3 श्रेणियां बनाई गई है, 1, 2, 3। तो इसे आप ध्यान में रखिए। 40 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को प्राइमरी ट्रॉमा सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। जोधपुर के पीपाड़ शहर परिवहन कार्यालय को जिला परिवहन कार्यालय में प्रोन्नत किया जाएगा, उसको अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही में ट्रैफिक पार्क की स्थापना की गई है प्रत्येक जिले में। तो इसके लिए जो हमारा जो वित्त है उसका खर्चा कितना आएगा, 16 करोड़ 50 लाख रुपए। इसे आप ध्यान में रखिए। इसके बारे में मुख्य बात यही है। और चलते हैं आगे। जो अगला है जल संसाधन एवं सिंचित क्षेत्र विकास। तो इसके लिए इरिगेशन डिपार्टमेंट के लिए 4,500 करोड़ से अधिक बजट सरकार ने प्रस्तावित किया है। और सबसे पहले यहाँ पर है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को सिंचाई व जलदाय हेतु टॉप प्रायोरिटी में शामिल किया गया है। देखिए ये जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के तहत जो नदी जोड़ो परियोजना का कार्यक्रम चल रहा है, इसके ऊपर ही 10 मार्क्स का सवाल इस बार RS मेंस में पूछा गया था। और ये पिछले बार के भी इकोनॉमिक सर्वे और बजट में बिल्कुल दोनों में ये मौजूद था। तो 13 जिले इसमें शामिल किए जाएंगे, जैसे कि प्रायोरिटी की बात लिखी गई है। तो 13 जिलों को इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा और इसकी अनुमानित लागत है वो 37,247 करोड़ रुपए आंकी गई है। और ये परियोजना पूर्वी जिलों के लिए वैसी जीवनदायिनी होगी जैसे कि पश्चिम में जो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री की जो योजना है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जयपुर और अजमेर में से राष्ट्रीय परियोजना के रूप में मान्यता देने हेतु आश्वस्त किया था कि नीति आयोग की बैठक में भी इसे स्मरण कराया जाएगा और इसका बहुत ही विशेष रूप से वित्त पोषण की कोई कमी नहीं आएगी। तो आप इसे ध्यान में रखिए। अगला देखते हैं सरकार बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना। तो इसमें कुल बजट 503 करोड़ है और लगभग 169 बांधों को इसमें शामिल किया गया है। तो जो प्राथमिक चरण है उसमें 18 बांधों का जीर्णोद्धार किया जाना है, तो जिसमें बीसलपुर बांध, माही, जवाई, जाखम, सोम, जो इस तरह के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी हिस्से में हैं, जैसे जवाहर सागर, राणा प्रताप, कोटा बैराज, तो ये प्रमुख बांध हैं, 18 में ही शामिल हैं, तो इसे आप ध्यान में रखिए। अगला है राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना। तो जो भी इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसके अंतर्गत इस वर्ष
245 करोड़ रुपए का प्रस्ताव जो खर्च है वो होगा, और हनुमानगढ़ जिले के रावतसर से ये शुरू होगी, तो उनके भी जो वहाँ के काश्तकार हैं उनको इसका बहुत विशेष फ़ायदा मिलेगा, तो इसे आप ध्यान में रखिए। अगला है राष्ट्रीय स्तर के CBIP अवार्ड 2020 से प्रदेश को सम्मानित किया गया है। देखिए ये CBIP क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर, तो ये अवार्ड दिया गया है राजस्थान सरकार को, इसे आप ध्यान में रखेंगे। और इनमें जो मुख्य बात वो यही है, इन्हें 2 श्रेणियों में जल प्रबंधन की उत्कृष्टता के लिए ये अवार्ड राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड है जो दिया गया है। चलते हैं आगे। स्थानीय निकाय व नगरीय विकास, तो प्रदेश के जिन 9 मुख्यालयों में टाउन हॉल नहीं है, तो इसी वर्ष सिरोही और जैसलमेर में टाउन का निर्माण करवाया जा रहा है, और अगले वर्ष धौलपुर करौली में भी लगभग 30 करोड़ की लागत से इनका निर्माण कराया जाएगा। देखिए टाउन हॉल वही होते हैं जहाँ पे बड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो संगोष्ठियाँ होती हैं आयोजित की जाती हैं, इस तरह से होती हैं। तो जोधपुर में भी इसकी कवायद चल रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन आयोजित करने के लिए जोधपुर में एक आधुनिक बड़े स्टेडियम का निर्माण कराया जाना है, तो ये इस तरह से यहाँ पर भी प्रस्तावित है। और भविष्य में राष्ट्रीय स्तर के बड़े आयोजन यहाँ हो सकें जोधपुर में, इसलिए एक ऑडिटोरियम का निर्माण कराया जाएगा, और इसकी योजना बनाने में ही 1 करोड़ रुपए का खर्चा है। तो जो सरकार ने, राज्य सरकार ने बजट में अभी पारित किया है कि इसके DPR बनाई जाए, जो उसका ब्लूप्रिंट है उसको तैयार किया जाए। और दूसरा है कि सीवर की सफाई को लेकर के है, सीवर सफाई कार्य, ठोस कचरा प्रबंधन और निस्तारण हेतु आवश्यक यंत्र और उपकरण खरीदे जाएंगे। देखिए क्या होता है कि सीवर की सफाई करते कई बार जनहानि होने की घटनाएं सामने आती रहती हैं, तो एक सभ्य समाज के लिए ये चीज़ें बहुत ही घृणित हैं, स्वीकार करने योग्य नहीं होती हैं। तो सीवर की जो सफाई है उसमें मानवीय उपयोग को निषेध मानते हुए ये कार्य मशीनों द्वारा किए जाने के लिए एक कवायद चल रही है, तो इसीलिए आपके सामने हमने ये बात लिखी है यहाँ पे, और बजट में भी इसे उठाया गया है। तो उपकरण खरीदे जाएंगे लगभग 176 करोड़ रुपए के। आप देख सकते हैं कि सरकार कितनी ज़्यादा गंभीर है इन मामले को लेकर के, कि कोई भी व्यक्ति को सीवरेज के मेन होल यानी गटर में नहीं उतारा जाएगा, और शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी मानी जाएगी और उसके खिलाफ तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। तो सीवर ब्लॉकेज की कारण समस्या निवारण हेतु जोधपुर नगर निगम ने एक सुपर सकर मशीन मंगवाई है। देखिए सुपर सकर मशीन है, ये विदेशी तकनीक पर आधारित है। 2 करोड़ रुपए की लागत से ये सुपर सकर मशीन आएगी, तो आप इसे ध्यान में रखिए। जो भी मैं कीमत लागत लिखता जा रहा हूँ वो आपको सिर्फ बताने के लिए, उसका एग्जाम में कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, वो सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए कि भाई बजट की बात चल रही है, तो पैसे जहाँ जहाँ सरकार खर्च रही है तो उसका आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अब अगला है, JDA द्वारा रामनिवास बाग में 2 मंजिले भूमिगत पार्किंग फेज 2 का निर्माण करवाया जा रहा है, तो इस पूरे निर्माण कार्य में 100 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। तो आपको सिर्फ यही याद रखना है कि JDA रामनिवास बाग में ये काम करवाया जा रहा है। साथ ही में जो जोधपुर शहर की जोजड़ी नदी है, जो साल भर उपचारित जल की उपलब्धता के लिए है, तो वहाँ पर भी इसकी अस्तित्व से जुड़े हुए संकटों की पहचान कर उपचार किए जाएंगे, तो इसे आप ध्यान में रखिए। जोजड़ी नदी, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर ये काम में नदी बचाओ परियोजना एक वो मिशन चल रहा है, तो उसमें हमारे राजस्थान से जोजड़ी नदी को चुना गया है, तो आप इसे ध्यान में रखिए। उदयपुर में आयड़ नदी हेतु जीर्णोद्धार राशि 75 करोड़ रुपए, सीवर परियोजना के लिए 8 करोड़ रुपए और अन्य कॉलोनियों की पेयजल उपचार के लिए 25 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। इसी तरह से कोटा में सिटी पार्क के निर्माण हेतु UIT द्वारा 100 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। कोटा में UIT ऐसे ही है जैसे जयपुर में JDA है, तो आप इसे ध्यान में रखिए। कोटा में देवनारायण एकीकृत आवासीय योजना को विकसित किया जाएगा। देखिए देवनारायण एकीकृत आवासीय योजना जो दुग्ध उत्पादन से जुड़े हुए व्यापारी हैं उनके लिए, जो डेयरी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, डेयरी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो कोटा में इसके लिए विशेष काम किया जाएगा और इन पर अनुमानित व्यय है वो 300 करोड़ रुपए आने की संभावना है जो सरकार ने प्रस्तावित किए हैं। जो अगला हमारा संकल्प है उसे देख लेते हैं एक बार। कौशल व तकनीक प्रदान, ये हमारा आखिरी संकल्प है बजट में।
लगभग 2 घंटे का सेशन हो चुका है और आपको इसे कहानी की तरह पढ़ना है। फ्रेंड्स, मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ, आपको इसमें ज़्यादा लोड नहीं लेना है। जो चीज़ें मैंने विशेष डिक्टेट कराई हैं उसे आप ध्यान में रखिए। बाकी क्वेश्चन फॉर्मेट में हम आपको बिल्कुल A to Z 0 से 360 डिग्री एनालिसिस करके देंगे। उसके बाहर से ना कभी कुछ गया है ना कभी कुछ जाएगा, तो आप ध्यान में रखिए। तो कौशल और रोजगार इसमें सबसे पहले है। तो राज्य को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और स्किल की मदद से फिजिकल टू डिजिटल इकोसिस्टम की ओर ले जाएं। और सभी ITI जो कॉलेज हैं हमारे प्रदेश में 229 है ITI कॉलेज की संख्या, उनमें E-क्लासरूम के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाएगा। राजीव गांधी डिजिटल स्किल कार्यक्रम के तहत ये जो आप देख रहे हैं इसे राजस्थान कौशल जो योजना है, मार्गदर्शन योजना, उसके तहत नई उभरती हुई तकनीक का विकास किया जाएगा। तो इन्हें आप ध्यान में रखिए। जो राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड है वो यहाँ पर इसमें मदद करेगा, राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसे आप ध्यान में रखिए, राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड। चलते हैं आगे। और अगला है हमारा प्रवासी राजस्थान श्रमिक कल्याण कोष। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने के ही शब्द थे कि मैं प्रवासी राजस्थान श्रमिक भाइयों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू करवाने हेतु 10 करोड़ रुपए के जो प्रवासी राजस्थान श्रमिक कल्याण कोष है उसके गठन की घोषणा करता हूं। तो ये उन्हीं के शब्द थे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में देखिए क्या बताया गया कि भरतपुर में एक नवीन क्षेत्रीय विज्ञान कार्यालय खोला जाएगा। तो भरतपुर इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि नवीन क्षेत्रीय विज्ञान कार्यालय कहाँ खोला जाएगा। तो इसके लिए आपको बताना है कि ये भरतपुर में खोला जाएगा। और जन सूचना पोर्टल का विकास किया गया है। अब देखिए, जन सूचना पोर्टल क्या है कि जन सूचना और एक ही मंच पर, यानी जितनी भी जुड़ी हुई जानकारियां हैं उन्हें एक ही मंच पर अगर आप उपलब्ध कराएं तो कितनी आसानी होगी। 27 विभाग, उनसे जुड़ी हुई 51 योजनाएं और 144 प्रकार की जानकारियां, उनको एक ही मंच पर, एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो बेहद कम समय में ही, जो इसकी जब शुरू किया गया था तो बहुत कम समय में लगभग 8.5 लाख लगभग यूजर्स ने, विजिटर्स ने यहाँ पर आकर के 50 लाख सूचनाएं प्राप्त की थी। 50 लाख सूचनाएं प्राप्त की थी, तो कितनी बड़ी बात है ना। तो इसलिए इसके लिए पहले भी वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री थी उनको भी इसके लिए पुरस्कार दिया जा चुका है। और इस दिशा में अब सरकार अन्य विभागों और योजनाओं को जन सूचना पोर्टल पर लाने के लिए कवायद कर रही है। तो देखिए अगला क्या है, स्टार्टअप्स के विकास हेतु 75 करोड़ के राजीव @75 फंड की स्थापना की जाएगी। 75 का मतलब है कि जो इसकी राशि है 75 करोड़, इसकी स्थापना की जाएगी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजीव @75 फंड किससे संबंधित है। तो ये स्टार्टअप से संबंधित है। मैं इसे क्वेश्चन में डाल दूंगा, लेकिन फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ इसे, क्योंकि जो भारत रत्न राजीव गांधी जी हैं उनके जन्मदिन के अवसर पर जयपुर में एक ITI प्रदर्शनी लगाई गई थी जिसमें पूरे प्रदेश से बच्चे आए हुए थे। तो उन्होंने उनके स्टार्टअप्स के लिए इसे मतलब तात्काल समय जारी किया था। और राज्य की शैक्षणिक संस्थान जैसे IIT जोधपुर है, बिट्स पिलानी है, MNIT जयपुर है, एम्स जोधपुर है, इन संस्थानों में जो इंक्यूबेटर सेंटर है उनको iStart राजस्थान से जोड़ा जाएगा। iStart ये है कि कोई भी हब स्टार्ट करते हैं तो उसमें जितनी भी कठिनाइयाँ आती हैं उनकी पहचान करके उसको एक नया आयाम देना है। तो ये iStart भी इसमें RS मेंस में पूछा था 2 नंबर में, इकोनॉमिक्स के उसमें, ये भी पिछले साल इकोनॉमिक्स सर्वे में और बजट में आया हुआ है। तो इसे आप ध्यान में रखिए। अब अगला देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब की स्थापना की जाएगी। तो ये मानव संसाधन विकास हेतु प्रवेश के लिए एक लैब बनाई जाएगी जिसके माध्यम से नवयुवकों को जो तकनीक में उच्च श्रेणी का प्रशिक्षण दिया जाए। तो ये किससे संबंधित है, तकनीकी प्रशिक्षण से संबंधित है। ठीक है, चलते हैं आगे। राजस्थान जन आधार योजना की शुरुआत। तो जो राजस्थान जन आधार जो योजना है इसमें लगभग मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 1,75,00,000 परिवारों को लगभग 6,50,00,000 व्यक्ति हैं, ये परिवार हैं आपके 1,75,00,000 और इसमें 6,50,00,000 व्यक्ति हैं।
यदि ये नामांकित किए जा चुके हैं तो जन आधार का जो उपयोग है वो उसमें 39 योजनाएं हैं कुल मिलाकर के, उनको इसमें शामिल किया गया है। और आमजन को जो लक्षित यानी टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उसके समस्त जन आधार कार्ड के माध्यम से ये उपलब्ध कराए जाएंगे। तो आइए देखते हैं हमारी जो अगला है कला संस्कृति, इसमें क्या क्या विशेष है। राजस्थान रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई। देखिए, जो नागरिकों की जो उल्लेखनीय सेवाएं हैं, उनके गुणों को और उनकी योग्यता को, उनके हुनर को ध्यान में रखते हुए ये इसकी शुरुआत की गई है, जिसने पिछली सरकार ने बंद कर दिया गया था, लेकिन वापस से कांग्रेस ने वापस इसको पुनः प्रारंभ किया है। तो इसमें उन्हें पुरस्कार दिए जाएंगे। और दूसरा है ऐतिहासिक धरोहरों का जीर्णोद्धार। लगभग 22 स्मारक हैं, उनकी पहचान की गई है और 70 लाख रुपए के बजट से पूरे प्रदेश में उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा। चाहे वो आपको भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, बाड़मेर, इनमें जो छतरियाँ, महल हों, दुर्ग हों, जिनमें मतलब स्मारक हैं, तो उनको क्या है कि जीर्णोद्धार की वो अभी उनमें विशेष मुहिम चल रही है। तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर सहित अन्य कार्यालयों में उपलब्ध 2 करोड़ ऐतिहासिक अभिलेखों का डिजिटलाइजेशन कर उन्हें ऑनलाइन किया जाएगा। तो इसमें भी 22 करोड़ 70 लाख रुपए का बजट दिया गया है। और जयनारायण व्यास स्मृति भवन यानी कि जो टाउन हॉल है जोधपुर में, इसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। 5 करोड़ रुपए इसके लिए भी प्रस्तावित किए गए हैं। तो आपके लिए बस इतना ही ध्यान रखना है, जयनारायण व्यास स्मृति भवन टाउन हॉल। अगला देखते हैं वन एवं पर्यावरण। तो इसमें क्या है कि 5 जिलों में गुरु नानक जयंती पार्क बनाए जाएंगे। तो 5 जिले आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो आप इन्हें ध्यान रखिए। गुरु नानक जयंती की 550वीं जयंती इस बार मनाई गई है। तो हनुमानगढ़ है, श्री गंगानगर है, कोटा है, अलवर है और बूंदी है। तो इस तरह की ये चीज़ें हैं, इन्हें आप ध्यान में रखिए। और राजस्थान राज्य वन विकास निगम, तो इस योजना को भी प्रारंभ किया गया है। जो ये योजना नहीं, एक तरह से ये एक तरह की मुहिम है। तो मुहिम क्या है कि कोई भी संस्था चलाती है, तो उसमें क्या है कि उत्पादकता बढ़ाने और इमारती लकड़ी जैसे बांस है और लघु वन उपज के उत्पादन है, इनकी वृद्धि के लिए इसका गठन किया जाएगा। क्योंकि ये वन विकास की पहल है, तो उसका उसी के अनुसार इसको पूरा काम किया जाएगा। तो देखिए, पर्यावरण संरक्षण हेतु राज्य के प्रत्येक जिले में जिला पर्यावरण योजना और राज्य के लिए राज्य पर्यावरण योजना बनाई जाएगी। तो ये प्रमुख है। और इसके अलावा मैं आपको बात और बता दूं कि अमृता देवी को समर्पित, जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनी जान दी थी, 10 लाख रुपए की लागत से शहीद स्मारक का निर्माण कराया जाएगा। तो इसे आप ध्यान रखिए। खिजड़ी में हुई थी घटना, तो जोधपुर के खिजड़ी में ये शहीद स्मारक की स्थापना की जाएगी। अगला देखते हैं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति। प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम का सुदृढ़ीकरण द्वारा समस्त जिला रसद कार्यालयों, खाद्य विभाग मुख्यालयों का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा। तो इसमें 16 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। उचित मूल्य की दुकान में आय वृद्धि हेतु ई मित्र केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अगला है सहायता, आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा। तो नागरिक सुरक्षा और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की क्षमता संवर्धन हेतु 10-10 करोड़ के आधुनिक उपकरण कराए जाएंगे। जल संसाधन विभाग को बाढ़ बचाव और राहत कार्य हेतु 12 करोड़ के उपकरण दिए जाएंगे और 3 करोड़ के उपकरण जंगल में लगी आग को काबू करने हेतु दिए जाएंगे। 26 करोड़ की लागत के साथ 100 अग्निशमन जो फायर ब्रिगेड्स है वो उपलब्ध कराए जाएंगे। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं, इन्हें आप ध्यान में रखिए। अगला है होम से संबंधित, यानी ये मंत्रालय की ही कुछ कवायदें हैं। देखिए, CCTNS क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की व्याख्या। देखिए, ये प्रश्न CCTNS सबसे पहले तमिलनाडु में लागू किया गया था, लेकिन हमने इसे बहुत अच्छी तरह से ऑनलाइन पूरा इसको दर्ज कराने की वो एक सिस्टम बनाया। तो ये UPSC में भी पूछा जा चुका है 2015 में। और CCTNS अभी भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसी की तर्ज पर हमने यहाँ पर राजस्थान में भी इसे इम्प्लीमेंट किया है और वहाँ से ज़्यादा सफल बनाया है।
70 करोड़ के 1682 नवीन वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। ERS इमरजेंसी रिस्पांस एंड सपोर्टिंग सिस्टम की घोषणा की गई है। जैसे कि 108 की तर्ज पर डायल नंबर 112 करने पर ये सब होगा, और इसी क्रम में जो पायलट बेसिस पर है इसे भरतपुर और अलवर में जारी किया गया। तो इसमें क्या है कि पूरा 100 करोड़ का वो है ये प्रोजेक्ट। तो इसमें जो भी लोग आपातकाल स्थिति में होते हैं उनको तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। अगला है स्पेशल ऑपरेशन गार्ड्स की नियुक्ति की जाएगी। जो भी मादक पदार्थ या उनकी तस्करी या इस तरह की जो भी स्मगलिंग, चोरी, डकैती के इस तरह के कोई भी काम होते हैं तो उसमें एंटी नारकोटिक्स यूनिट को गठन किया जाएगा SOG में। तो इस तरह से, और जो चोर गिरोह हैं उनको पकड़ने के लिए ये औद्योगिक इकाई को सुरक्षा हेतु पुलिस मोबाइल यूनिट की स्थापना, जैसे कि अब हमारे पचपदरा बाड़मेर में बन रही है, जो रिफाइनरी है वो बन रही है। तो इस तरह की जितनी भी जैसे ये तेल उत्पादन हो रहा है तो ये बड़ी बड़ी यूनिट है। जैसे सौर पैनल लगा हुआ है तो कोई ऐसा नहीं कि कोई चोर उन्हें खोल के ले जाए। तो इसीलिए वहाँ पर औद्योगिक इकाई की सुरक्षा हेतु एक मोबाइल यूनिट की स्थापना की जाएगी, ताकि चिन्हित थानों को वो मतलब बता सके समय पर और मदद ले सकें। आपराधिक मामलों में DNA टेस्ट की सुविधा है, ताकि आपराधिक प्रकरणों को देखते हुए प्रथम चरण में जो क्षेत्रीय विधि प्रयोगशाला है जैसे जोधपुर में, और द्वितीय चरण में अजमेर में, तो उसको खोला जाएगा। तो ये क्या, जोधपुर और अजमेर। तो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है कि DNA टेस्टिंग के आपराधिक मामलों की जो प्रयोगशाला कहाँ कहाँ खोली जाएगी। चलते हैं आगे। सामान्य प्रशासन व प्रशासनिक सुधार। तो सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की डोर स्टेप डिलीवरी होगी। जयपुर जोधपुर में पायलट प्रोजेक्ट हेतु विस्तृत कार्य योजना बनाई गई। तो क्यों क्या होता है, क्या है कि जैसे कि हमारे जाति प्रमाण पत्र होते हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र होते हैं, लाइसेंस भी होता है, और राशन कार्ड, और काफ़ी ऐसी योजना होती है जिनके लाभार्थियों के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जैसे विवाह प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र। तो लाइट का कनेक्शन है, पानी का कनेक्शन है, तो उनमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती हैं। तो ये आपको अब घर बैठे ही मिलेंगी एक प्रोसेस के तहत में। अगला है आपका राजस्व एवं सैनिक कल्याण। तो इसमें क्या है, राज्य सरकार ने कृषि ऋण सहन पोर्टल बनाया। देखिए, कृषि ऋण सहन पोर्टल, तो ये किससे संबंधित है, तो इसके बारे में आप ध्यान रखिए कि जो वित्तीय वर्ष है, आगामी वित्तीय वर्ष, उसमें इसे शुरू किया जाएगा। और राज्य सरकार द्वारा कृषि ऋण रहन पोर्टल, जिसके माध्यम से किसान कृषि ऋण हेतु किसी भी बैंक में आवेदन कर सकेगा, और संपूर्ण प्रदेश में सुविधा को चरणबद्ध रूप से लागू कर रहन नामांतरण की जो सारी प्रक्रिया है वो ऑनलाइन और पेपरलेस की जाएगी। तो इसे आप ध्यान में रखिए। इसके अलावा राज्य के 14 जिलों में शहीद स्मारक नहीं बने हुए, तो एक रूपता को ध्यान रखते हुए 2 करोड़ 80 लाख की लागत से शहीद स्मारकों का निर्माण करवाया जाएगा। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2019 का और अधिक विस्तार किया जाएगा, ताकि जो भी लोग हैं वो इसमें समानुपाती भागीदारी के रूप में हर क्षेत्र से जो वरिष्ठ नागरिक हैं उन्हें लाभान्वित किया जा सके, और तीर्थ यात्रा में जो उनका आस्था और श्रद्धा से जुड़ा हुआ वो है उसको और ज़्यादा सुदृढ़ किया जा सके। न्याय प्रशासन में क्या है कि राज्य में निर्धारित मापदंड अनुसार प्रथम चरण में इस साल 48 नए कोर्ट खोले जाएंगे। तो आप ध्यान रखिए कितने कोर्ट खोले जाएंगे, 48। कर्मचारी कल्याण, तो इसमें क्या है कि महंगाई भत्ते को 12% से बढ़ाकर 17% तक किए जाने की घोषणा की है। तो ये है जो जुलाई 2019 से आपको इसका मतलब आपको फ़ायदा दिया जाएगा, इंसेंटिव बढ़ा के दिया जाएगा मतलब। अगला देखते हैं 2020-21 में 53,000 पदों पर भर्तियां होंगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा मैं आपको बता दूं 41,000 तो शिक्षा के ऊपर ही हैं, और दूसरी बात ये कि जो RS की भर्तियां हैं वो भी लगभग इसी वर्ष आपका प्री एग्ज़ाम होने की संभावना है, और अगस्त तक अगर रिजल्ट आ जाता है, RS का फाइनल रिजल्ट आ जाता है, अगस्त तक फाइनल RS फाइनल हो जाता है, तो आपके RS की भर्तियां भी इसी साल होंगी और प्री दिसंबर तक होने की संभावना है। आप ध्यान रखिए, इसलिए तैयारी को पकड़ के चलिए। मेरा आपसे ये निवेदन है। आपका ये बजट सेशन है, ये यहाँ पर पूरा हो चुका है बिल्कुल, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसे कराने की कोशिश की है। ये पूरा समाप्त हो गया। जितने भी अब तक मैंने आपको चीज़ें कराई हैं उनमें सबसे ज़्यादा मुझे रुचिपूर्ण यही चीज़ लगी है। और मैं आपको इतना और बता दूं कि
बजट में मुख्य बात, आपको ये इस पूरी बातों को जितना बजट दिया गया है इनको पढ़ने की रटने की ज़रूरत नहीं है। देखो, मैं आपसे यही बोलूँगा कि क्वेश्चन फॉर्मेट में मैं, जब आप वीडियो देखेंगे इसे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक PDF फाइल मिलेगी, तो वहाँ पर आप इसे और अच्छी तरह क्वेश्चंस के साथ में कर लीजिएगा। और दूसरी बात ये कि कमेंट कीजिए, बिल्कुल आपका अधिकार है। अब वीडियो आप देख रहे हैं 6000 लोग, लेकिन कमेंट 100 भी नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है कि या तो सिर्फ वो बस देखने के लिए खोलते हैं उसे, तो ये देखो सही नहीं है। ताकि हम हमारी गुणवत्ता को बढ़ा सकें तो आपका कमेंट करना ज़रूरी है। लाइक डिसलाइक से कोई इशू नहीं है, वो अच्छी चीज़ भी हैं और बुरी चीज़ भी हैं, उनका दोनों ही महत्व है, उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप कमेंट जरूर कीजिए। और एप्लीकेशन पर जो हमारा न्यू इंडिया नव भारत निर्माण का जो एप्लीकेशन है, उस पर काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं। आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से मुहैया कराई जाएंगी। यूट्यूब पर उसके बाद में ही आती हैं, तो आप उसे ले सकते हैं। बहुत ही कारगर और बहुत ही अच्छे रिव्यू मिले हैं उसके। लगभग 750 हमारे जो एस्पायरेंट हैं उससे जुड़ चुके हैं, और बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल रेट में आपको दिया जा रहा है, तो आप उसे ले लीजिए। और उसमें आपको RS के साथ में पूरा IAS का मेंस और प्री तो खैर हम करवाएंगे ही, लेकिन उस पर पूरा IAS का सिलेबस भी अवेलेबल है। सारी PDF आपको दी जाएंगी, डिस्कशन, टेस्ट सीरीज, इसके अलावा जितनी भी हमारे डिस्कशन के बाद में जो क्वेश्चन फॉर्मेट होंगे, जैसे आर्ट एंड कल्चर है, वो पूरी वहाँ पर अवेलेबल है, उसके क्वेश्चन फॉर्मेट भी आपको दिए जाएंगे। तो वो आपको अगली RS की परीक्षा होगी, यानी जो अब आगे होगी, इससे बाद में भी जो होगी, जब तक ये आपको फ्री रहेगा। और हम जो योजना की रणनीति को बढ़ाते हुए इसकी वैधता को अभी 2 साल की तो आपके पास में कम से कम रहेगी, उसके अलावा हम इसे और भी बढ़ा देंगे। तो आप इसे लीजिए। अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको और बातें बता दूं कि राजस्थान पॉलिटी है, जितनी भी हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट बॉडी हैं या संवैधानिक निकाय हैं, उसमें जितनी भी चीज़ हैं उनकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जो मेरे द्वारा ही आपको पढ़ाई जाएगी। तो उसमें RS प्री और प्री से जुड़ मतलब है कि जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम है हमारे, रीट, पटवार और कांस्टेबल की, JN के अभी फॉर्म चल रहे हैं, भरे जा रहे हैं, तो उन्हें भी आप ध्यान में रखिए। साथ ही में असिस्टेंट कंजर्वेशन फॉरेस्ट की जो फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम है, उसे भी, इन सभी चीज़ों को हम बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे, ताकि राजस्थान पॉलिटी में आपको कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो आप इस बात को ध्यान में रखिए। राजस्थान पॉलिटी को आपको कवर कराया जाएगा, और इसको प्री का जो इसमें सिलेबस वो ज़्यादा है। RS मेंस में भी इसमें से पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन हम कवर पूरा करेंगे इसे 100%, हम छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। तो ये प्री के हिसाब से इसमें लगभग 4 से 5 प्रश्न होते हैं, और बहुत छोटा सिलेबस है, बहुत कम दिन में आराम से हो सकता है ये। तो ये कराया जाएगा, और फिलहाल के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। जल्दी आपके सामने फिर हाजिर होंगे एक नए कंटेंट के साथ में। जब तक के लिए आप दीजिए इजाज़त। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और खुश रहिए।